ज़रा सोचिए दोस्तों, एक डॉक्टर है, एमबीबीएस की डिग्री उसने ले ली, शॉर्टकट नोट्स पढ़ के फटाफट इजी इजी सब्जेक्ट चूज़ किए और भाई साहब डॉक्टर जल्दी जल्दी बन गए। अब ये किसी हॉस्पिटल में ऐसा डॉक्टर अपॉइंट होते हैं और इनके पास सर्जरी करने के लिए पेशेंट आता है, लेकिन भाई साहब के हाथ कांपते हैं, इनको सर्जरी करनी नहीं आती, इनको सर्जरी करनी नहीं आती। हाँ पर डॉक्टर है, पर डॉक्टर तो है, एक्सपेक्टेशंस तो है कि मेरे को सीनियर डॉक्टर बनना है, पर सर्जरी करनी नहीं आती, कभी भी काम हाथ से करके नहीं देखा। नाउ यू टेल मी हु विल कम टू हिम, इसका क्या स्कोप है और इससे इलाज कोई क्यों करवाएगा। अज्यूम द सिनेरियो नंबर 2, डॉक्टर है और ही इज प्रैक्टिसिंग इन जनरल मेडिसिन, जनरल प्रैक्टिस करता है, ही इज सेइंग कि जनरल प्रैक्टिस में बहुत स्कोप है, और है भी, हर जगह क्लिनिक की रिक्वायरमेंट है, हर जगह एक हर गली में डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, हर घर में डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, व्हाई नॉट, स्कोप ही स्कोप है। लेकिन वहीं एज्यूम कीजिए एक दूसरा डॉक्टर है, ही इज अ न्यूरोसर्जन, ही इज अ न्यूरोसर्जन, न्यूरोसर्जन है किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर, ही इज अपॉइंटेड एज अ सीनियर डॉक्टर। अब आप दोस्तों जज करें इन दोनों को, जब मैंने आपके सामने एक जनरल डॉक्टर का नाम लिया वर्सेस मैंने आपके सामने एक न्यूरोसर्जन का नाम लिया, आपके मन में कोई पर्सपेक्टिव तो बना होगा, आपके मन में एक रिस्पेक्ट का पर्सपेक्टिव बना होगा, एक अथॉरिटी का पर्सपेक्टिव बना होगा। दोस्तों यही पर्सपेक्टिव कंपनी सेक्रेटरी को लेके बनता है कॉर्पोरेट के अंदर। इफ अ पर्सन इज अ जनरल कंपनी सेक्रेटरी इज हु, ही डूज ओनली आरओसी फाइलिंग्स, फॉर्म फाइलिंग्स, मिनट बनाता है, बोर्ड मीटिंग बनाता है, नोटिस बनाता है, एजेंडा बनाता है, और इसके अलावा वो कुछ भी एडिशनल नहीं करता। सीएसआर के फॉर्म भरता है, एक आधा फॉर्म होता है साल में वो भरता है, और इसके अलावा एडिशनल वो कुछ भी नहीं करता। एडवाइजरी वो नहीं करते, और एडवाइजरी के रोल में वो नहीं है, गाइडेंस के रोल में वो नहीं है, नॉलेज शेयरिंग के रोल में वो नहीं है, सुपर स्पेशलाइजेशन में नहीं है। तो कॉर्पोरेट में उनकी रिस्पेक्ट भी उसी रेंज में होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं सुपर स्पेशलाइज्ड कंपनी सेक्रेटरीज की, सुपर स्पेशलाइज्ड कंपनी सेक्रेटरीज कौन है? इंटरनल ऑडिट का काम करते हैं, फॉरेंसिक ऑडिट में प्रैक्टिस करते हैं, आईपीआर का काम करते हैं, लेबर लॉ का काम करते हैं, आर्बिट्रेशन मीडिएशन का काम करते हैं, है ना, रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, रियल एस्टेट का काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं। तो अब इनके लिए जो पर्सपेक्टिव बनेगा मार्केट में, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, एंड ऑल योर होल प्रोफेशनल जर्नी डिपेंड्स ओनली ऑन योर रेपुटेशन, only on your reputation. Now question is how to build that reputation. सर सुपर स्पेशलाइजेशन की बातें करना आसान है, लेकिन उसको करा कैसे जाए? उसका सिंपल आंसर है दैट इज नॉलेज प्लस एप्लीकेशन। उसका आंसर है नॉलेज प्लस एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको ज्ञान लेना पड़ेगा उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी, उसके बाद देखना पड़ेगा कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, इसका एप्लीकेशन कैसा है। ज्ञान प्लस कर्म, ये दो चीजें दोस्तों जो भी किसी फील्ड में फॉलो कर लेता है, न्यूरोसर्जन बनने के लिए भी पहले उसको न्यूरोसर्जरी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, फिर उसको उसकी एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी कि कैसे मैं इसको अप्लाई करूं। ज्ञान और कर्म, नॉलेज एंड एप्लीकेशन, दीज आर द टू पिलर्स टू मेक स्पेशलाइजेशन। ठीक है, कोई भी दोस्तों शुरू से कुछ भी सीख के नहीं आता है, ठीक है, कोई भी मेंबरशिप के साथ पैदा नहीं होता है। तो आपने मन में ये बात नहीं रखनी कि सर मुझे नॉलेज नहीं है। अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो मुझे नॉलेज लेनी है, दैट शुड बी द एटीट्यूड। नॉलेज लेनी है, उसको अप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन शुड बी ये कि कैसे करें स्पेशलाइजेशन, है ना। क्वेश्चन ये नहीं करना कि मैं नहीं कर सकता, मुझे नॉलेज नहीं, हमें नॉलेज लेनी है, हमें स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाना है, हमें अपने प्रोफेशन को बिल्ड करना है। फोकस लेक्सिकन चैनल बनाने का मेरा मिशन ये है कि वी डोंट वांट टू मेक सर्टिफिकेट होल्डर्स, है ना, वी वांट टू मेक द कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स। ठीक है जी, तो दोस्तों वेलकम टू फोकस लेक्सिकॉन। आई एम CS वंशदीप कश्यप, आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बेस्ड एट अंबाला, हरियाणा, and I am practicing in arbitration, mediation, internal audit, forensic audit and NCLT matters at चंडीगढ़ NCLT bench। तो दोस्तों और टीचिंग मेरा पैशन है, टीचिंग मुझे पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है, मैं बहुत टाइम से पढ़ाता भी हूँ और मेरे कुछ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज भी हैं। सो यूट्यूब पे आई एम न्यू टू यूट्यूब बट आई एम पर इससे पहले भी मैं पढ़ाता आया हूँ। तो नाउ व्हाई आई एम ऑन यूट्यूब, माई मिशन इज दैट आई वॉन्ट कि द न्यू जनरेशन, क्योंकि हम लोग हैं न्यू जनरेशन, जो हमसे पहले थे, जो 50 साल पहले कंपनी सेक्रेटरीज, 50 साल के एक्सपीरियंस वाले कंपनी सेक्रेटरीज हैं, 60 साल वाले हैं, उनकी जनरेशन में उनकी जनरेशन का स्कोप अलग था, हमारा स्कोप अलग है। हमें अपना स्कोप खुद डिफाइन करना है, हम स्पेशलाइजेशन करेंगे, हम प्रोफेशन को कहीं से कहीं लेकर जा सकते हैं, ये हमारे हाथ में दोस्तों। तो मेरा यही चैनल है, अवेयरनेस वीडियो है दोस्तों, इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं खुद देखना चाहता हूँ कि हमारा प्रोफेशन एक ऐसे पोजीशन पे पहुँचे जहाँ इसको जस्टिफाई करना ना पड़े,
कि हम क्या करते हैं, वो होगा सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड नॉलेज से। जेनरिक नॉलेज से कुछ भी नहीं होने वाला। जेनरिक नॉलेज से हमारा गुजारा चल सकता है, यू विल बी डूइंग वेरी सर्वाइवल काइंड ऑफ वर्क हम कर सकते हैं कि उससे सर्वाइव हो जाएगा, बट उससे कहीं भी अथॉरिटी अचीव नहीं होगी। ठीक है जी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ऑप्शनल पेपर कौन सा लेना चाहिए। सर हम तो अभी एग्जीक्यूटिव पास हुए हैं, तो वी वर होवरिंग अराउंड द यूट्यूब, हम देख रहे थे कि ऑप्शनल पेपर कौन सा लेना चाहिए। देखते देखते हम इंटरनल ऑडिट के पेपर पे आ गए हैं। लेकिन सर हमको ये नहीं पता इस पेपर का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। मैं इस पेपर को ले तो लूँ, पर ये मेरे काम कैसे आएगा, मेरी फ्यूचर की ग्रोथ कैसे होगी, और इसका क्या रोल रहेगा मेरी प्रोफेशनल लाइफ में। दोस्तों सारी बातें बाद में करेंगे, पहले काम से ही शुरू करते हैं। पहले हम काम से ही शुरू करते हैं। तो दोस्तों एज्यूम कीजिए आप एक लिस्टेड कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। यू आर अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन अ लिस्टेड कंपनी। नाउ इन दैट लिस्टेड कंपनी, आज उस कंपनी की मीटिंग है, ऑडिट कमेटी की मीटिंग है। ऑडिट कमेटी की मीटिंग है भाई, बोर्ड रूम में ऑडिट कमेटी की मीटिंग है। तो उन्होंने सब लोग इकट्ठे हुए हैं, डायरेक्टर साहब आए हैं, एमडी साहब आए हैं, डायरेक्टर फाइनेंस है, सीएफओ साहब हैं। तो उन्होंने कहा कि यू आर अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी, सर आप भी आ जाएं। तो अब आप मीटिंग में जाते हैं, इट इज़ योर फर्स्ट डे, है ना। तो आपसे डायरेक्टर साहब पूछते हैं कि भाई डायरेक्टर साहब वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एज्यूम कीजिए। बात ये चल रही है कि डायरेक्टर साहब कहते हैं कि भाई हमारा ना कंप्यूटर का जो स्टॉक है, मेरे को इस पर कुछ डिस्कस करना है। हमारी 1000 कंप्यूटर्स की सेल हुई, 1000 कंप्यूटर्स की सेल हुई, 1000 कंप्यूटर्स के पैसे आ गए, बैलेंस शीट मैच है, सारे कंप्लाइंसेस पूरे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर, सारे अगर कंप्यूटर बिक गए, सारे कैश पेमेंट रिसीव होगी, तो बैलेंस शीट मैच है, सारे कंप्लाइंसेस पूरे हैं, जितनी उसके कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है, जीएसटी फाइल्ड है, इनकम टैक्स फाइल्ड है, बैलेंस शीट फाइल्ड है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने भी सब कुछ फाइल करके दे दिया। लेकिन कल जब मैं घर जा रहा था तो मैंने सोचा एक बार गोदाम में भी चक्कर मार के जाऊं, गोडाउन में भी एक बार चक्कर मार के जाऊं, गोडाउन में भी देख लेता हूं कि क्या है। तो वहां पे मैंने जब स्टॉक की काउंटिंग की तो मुझे देखने को मिला कि 1060 कंप्यूटर्स गायब है। बिके 1000 कंप्यूटर, लेकिन स्टॉक में से कम हो गए 1060। 60 एक्स्ट्रा कंप्यूटर्स वो गोदाम से गायब हो गए, उनका कोई जिक्र ही नहीं है। तो एमडी साहब ये बता रहे हैं कि भाई क्या हुआ है। डायरेक्टर साहब आप बताओ, आपका डायरेक्टर फाइनेंस है ना, आप मुझे बताओ इस पे आपका क्या ओपिनियन है। सर मेरा ओपिनियन इस पे ये कि भाई ये तो कहाँ गए, मतलब यार ऐसा कैसे हो सकता है, बैलेंस शीट भी मैच है, सब कुछ मैच है, कंप्लाइंस तो पूरा ऑन पेपर तो हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, पर अब स्टॉक में से चोरी होगी तो ये तो सर बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक काम है। मतलब कहाँ गए 60 कंप्यूटर भाई, है ना भाई, आसमान खा गया, धरती निकल गई, क्या हुआ, कहाँ गए 60 कंप्यूटर, गए तो गए कहाँ। ये इनसे पूछो जी, सीएफओ साहब बैठे हैं। हाँ जी सीएफओ साहब आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं। सर मैं तो ऑडिटर के साथ ही था, ऑडिटर के साथ, मैं तो स्टैट ऑडिटर के साथ था। स्टैट ऑडिटर ने भी हमारी बुक्स तो वेरीफाई की, वाउचर्स वेरीफाई कर दिए, ठीक है, उसने बैलेंस शीट वेरीफाई कर दी, ट्रांजैक्शंस वेरीफाई कर दी, पर हमने फिजिकल इंस्पेक्शन तो कहीं की नहीं, क्योंकि हमारा रोल तो ये है ही नहीं, हमें पता ही नहीं सर, इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, दूर दूर तक नहीं सोचा कि इस तरह से भी हमें कुछ एस्टेब्लिश करना है कि ये चोरी भी हो सकती है, ये क्या हो सकता है। अच्छा भाई प्रॉब्लम तो बड़ी जेन्युइन है। 1000 कंप्यूटर बिके, 1000 कंप्यूटर के पैसे आ गए, बैलेंस शीट मैच है, सारे कंप्लाइंसेस पूरे हैं, स्टॉक में से 1060 कंप्यूटर कम हो गए, 60 कंप्यूटर गए कहाँ भाई, चोरी होगी, क्या हुआ पता तो करो। ये भाई साहब कौन है, ये भाई साहब ये बहन जी कौन है, नए नए से आए हैं, कौन है सर। ये ही इज अ कंपनी सेक्रेटरी, शी इज अ कंपनी सेक्रेटरी, अभी क्वालिफाई, शी इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन। और इनसे पूछते हैं सर आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। तो कंपनी सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि सर मैं सोच रहा हूँ कि अगर कंप्यूटर गए तो गए कहाँ, पहले हमें उसका कारण जानना चाहिए। हो सकता है आपके कंप्यूटर चोरी हुए हो सकता है आपके किसी एम्प्लॉय ने गायब किए हो। भैया एम्प्लॉय क्यों गायब करेगा कंप्यूटर। सर ऐसा है, आपके एम्प्लॉय की किसी एचआर के साथ लड़ाई हो सकती है, हो सकता है उस एचआर ने आपके एम्प्लॉय की सैलरी ना दी हो, उस सैलरी के रेम्यूनरेशन को कवर अप करने के चक्कर में हो सकता है उसने चोरी की हो। भाई बात में तो दम है, हो तो सकता है। और क्या हो सकता है सर, हो सकता है कि एडमिन और जिसके पास गोडाउन की चाबी है, इन दोनों से एंट्री करने में गड़बड़ हुई हो सकता है, हो सिर्फ 1000 ही गायब, लेकिन एंट्री 1060 की कर दी, हो सकता है सिर्फ एक टेक्निकल मिस्टेक हो, यह भी हो सकता है। भाई कंपनी सेक्रेटरी साहब आपकी बात में तो दम है, लेकिन पर हम इसको चेक कैसे करें, हम इंश्योर कैसे करें कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो अब हुआ ठीक है, हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो अभी हम इसका आगे ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो कंपनी सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि सर जो पहले हुआ उसकी तो सबसे पहले हम एफआईआर जो है वो लॉन्च करवाते हैं, उसके बाद हम उसका प्रोसेस करते हैं, लेकिन आगे वाले के लिए हमको इंटरनल ऑडिट एस्टेब्लिश करना चाहिए अपनी कंपनी के अंदर, इंटरनल ऑडिट एस्टेब्लिश करना चाहिए
तो कहते हैं इंटरनल ऑडिट कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? सर इंटरनल ऑडिट हम इंटरनल ऑडिट चार्टर के थ्रू एस्टेब्लिश करेंगे। सबसे पहले हम एक इंटरनल ऑडिट चार्टर बनाएंगे, उस चार्टर में हम डिफाइन करेंगे कि हमें किस किस प्रोसेस को फॉलो करना है, उसके बाद हमारे इंटरनल कंट्रोल्स किस किस तरह से एस्टेब्लिश किए जाएंगे, उसका क्या कंप्लाइंस रहेगा, कौन उसको चेक करेगा, किसकी उसको रिपोर्टिंग होगी, और इस तरह से हम एक इंटरनल कंट्रोल एस्टेब्लिश करेंगे, इंटरनल ऑडिट का एक पूरा फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करेंगे कि एक व्यक्ति का काम दूसरा बंदा चेक करता है, और इससे हमारा काम ऑटोमेटिकली चेक भी हो जाएगा और इससे चोरी भी हमारी कम हो जाएगी। हमको पता भी लग जाएगा कि प्रोसेस में कहाँ फ्लो है। हमें बेसिकली प्रोसेस में फ्लो निकालना है, हमारा कंप्लाइंस में कोई फ्लो नहीं है, हमारा फ्लो आ रहा है प्रोसेस के अंदर, ऑपरेशंस के अंदर। डायरेक्टर साहब कहते हैं दैट साउंड्स वेरी स्ट्रक्चर, पर आप इसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे? आप इसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे? तो भाई सोचने वाली बात तो है भी, हाउ आई शुड प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट दिस, है ना। वही डॉक्टर वाली बात दोस्तों कि नोट्स तो पढ़े थे पर सर्जरी कभी की नहीं थी, तो अब सर्जरी करनी सीखेंगे। जब भी कुछ हमें नया काम सीखना होता है, द फर्स्ट स्टेप इज टू डू रिसर्च। भाई ने भी यही किया, ही वेंट टू गूगल और रिसर्च करनी स्टार्ट की। जब हम दोस्तों रिसर्च करते हैं, हम बेंचमार्किंग करते हैं। बेंचमार्किंग कहते हैं कि जिन्होंने पहले जो उस सिचुएशन से निकल चुका है, हम उसको रेफरेंस पॉइंट रखते हैं। जैसे दोस्तों जब हम घर में होते हैं, हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि किसी बड़े से पूछ लेना चाहिए। बड़े से क्यों पूछते हैं? क्योंकि बड़ा उस प्रॉब्लम से निकल चुका होता है, उसको उसका ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ पता है। तो जब हम किसी कॉर्पोरेट के अंदर एज अ इंटरनल ऑडिट एस्टेब्लिश करने वाले होते हैं या कोई भी फंक्शन एस्टेब्लिश करने वाले होते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज टू डू बेंचमार्किंग। हमें अपने से बड़े को देखना है जो ऑलरेडी उसके ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ से निकल चुका है। तो भाई सर्च कर रहा था यूट्यूब पे, रिसर्च कर गूगल पे रिसर्च करते करते भाई को मिला कुछ बढ़िया सामान, इंटरनल ऑडिट चार्टर ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब दोस्तों अब इसको मिला है तो हम भी एक बार देख लेते हैं, जो इसको मिला हम भी तो देखें ना क्या मिला इसको। तो हम भी साथ साथ रिसर्च करते चलेंगे। ठीक है जी, टाटा। तो ये दोस्तों टाटा केमिकल्स लिमिटेड का इंटरनल ऑडिट का चार्टर है। सबसे पहले कुछ भी करने से पहले उसका चार्टर बनाया जाता है। अब देखें दोस्तों इसमें क्या लिखा है। इंटरनल ऑडिट चार्टर is basically a document that provides that which process will be followed, how the reporting structure will be done। एक skeleton बनाया जाता है कि इस तरह से internal audit perform किया जाएगा, एक basic skeleton। This is a basic blueprint, छोटा सा blueprint है। अभी तक हमने दोस्तों सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग। हम एक बार सब्जेक्ट को एनालाइज करें कि हमें करना क्या है। अभी तक हमने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया, तो डोंट वरी, है ना। अभी हम देख रहे हैं कि चीज़ें होती कैसे हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हम उसका स्टडी कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों इंटरनल ऑडिट का चार्टर। मैं आपको दोस्तों एक बात चाहूँगा कि आप यहाँ ना नोटबुक अपनी साथ साथ निकाल लें। हम एक चार्टर बना ही लेते हैं, अब जब करने बैठे हैं तो फिर ढंग से करते हैं। हम एक चार्टर अपना खुद का बना लेते हैं। मान लो कल को मैं किसी कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होता हूँ, तो एक मेरे पास एक ड्राफ्ट फॉर्मेट हो जाएगा कि मुझे कल को अगर इंटरनल ऑडिट एस्टेब्लिश करना है तो मेरे पास मेरा एक चार्टर का फॉर्मूला होगा कि इस तरह से मैं इंटरनल ऑडिट एस्टेब्लिश करूँगा। आप नोटबुक्स दोस्तों अपनी निकाल लें, और जो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ साथ इसको हम थोड़ा सा इंटरनल ऑडिट का एक चार्टर हम अपना ड्राफ्ट बना लेते हैं। ऑडिट इंटेलिजेंस की बुक का पेज नंबर आपका है 27, चैप्टर नंबर 5, इंटरनल ऑडिट चार्टर। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इनका मिशन क्या है इंटरनल ऑडिट एस्टेब्लिश करने का। मिशन ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज डिजाइन टू ऐड वैल्यू एंड इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। ऐड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आपका इंस्टीट्यूट भी आपसे यही चाह रहा है, हमारा इंस्टीट्यूट भी हमसे यही चाह रहा है, यही चाह रहा है। हमारे इंस्टीट्यूट का क्या विजन है इस सब्जेक्ट को लेके, लो जी। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड फोरेंसिक ऑडिट टू प्रोवाइड स्किल्स नॉलेज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट एंड ओपन न्यू विस्टास ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनी सेक्रेटरी इन फील्ड ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग एज वेल एज टू एड टेंजिबल वैल्यू टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों टेंजिबल वैल्यू टू देयर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? टेंजिबल वैल्यू टू देयर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन को कैसे प्रोवाइड की जाती है? हमें जब हम किसी के पैसे बचाएंगे, सो सिंपल, ह्यूमन लॉजिक, ज़्यादा अभी कंसेप्ट में नहीं जा रहे। हम किसी का फायदा कराएंगे तभी तो कोई हमारा फायदा करवाएगा, हम किसी का फायदा करवाएंगे तभी तो कोई हमारा फायदा करवाएगा। एग्जाम्पल, हम हमेशा चले जाते हैं एमडी साहब के पास, एमडी साहब ये कंप्लाइंस है, वो कंप्लाइंस है, ऐसे वैसे, तो वो आपको कॉस्ट सेंटर समझने लग जाए कि ही इज़ अ कॉस्ट सेंटर, जब भी आता है मेरा खर्चा करवा के जाता है। हालांकि कंप्लाइंस जो है दैट इज़ अ वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब वो बैकबोन है किसी भी कंपनी की। पर ये बात जल्दी जल्दी सबको समझ में नहीं आती है, जब तक उनके ऊपर नोटिस नहीं आता तब तक वो रिएक्ट नहीं करते। और हम ये सिनेरियो को बदल भी नहीं सकते इंडिया के अंदर, इंडिया इज लीस्ट बॉदर अबाउट कंप्लाइंसेस, ठीक है। मार्केट सिनेरियो को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें तो अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ भी करनी है। तो हम कैसे टेंजिबल वैल्यू ऐड करें? जब हम किसी का फायदा करवाते हैं तभी वो हमारे फायदे की सोचता है। अब मैंने किसी कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट एस्टेब्लिश कर दिया, इंटरनल ऑडिट एस्टेब्लिश कर दिया, उस कंपनी के अंदर हर बार 60 कंप्यूटर चोरी हो रहे थे, हर बार 60 कंप्यूटर चोरी हो रहे थे। मुझे पता लगा कि एक बार नहीं हुआ ऐसा, पहले हर बार जब भी 1000 कंप्यूटर बिकते हैं 60 कंप्यूटर हर बार चोरी हो रहे हैं। करते करते टोटल 600 कंप्यूटर चोरी हो चुके थे। लेकिन मैंने जब इंटरनल ऑडिट एस्टेब्लिश कर दिया, इंटरनल कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया, उनके 60 कंप्यूटर हर साल बचने लग गए, हर सेल पे 60 कंप्यूटर्स का उनको बेनिफिट होने लग गया। और हर बार 60 का होने लग गया तो पर मंथ उनको 600 और 700 कंप्यूटर्स उनके बच जाते थे। तो जब इतने उनके कंप्यूटर्स बचने लगे तो उनका रेवेन्यू जो है वो बढ़ गया, रेवेन्यू जो है बढ़ गया, क्योंकि स्टॉक बढ़ गया ना, उनकी कॉस्ट बच गई वहां से। तो इस तरह से दोस्तों, ये तो बहुत मैंने आपको बेसिक सा एग्जांपल दिया है, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दिया। अगर इसको आप स्केल करके बड़े बड़े लेवल पे सोचें, जब हम कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट होती है इन अ कंपनी विच हैज पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज, और ऐसी कंपनीज का टर्नओवर मिनिमम नहीं तो 400-500 करोड़ होता ही है। तो मैं तो आपको सिर्फ 60 कंप्यूटर का एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसका स्केल करके आप इसको बड़े लेवल पे इमेजिन कीजिए कि अगर आपने किसी कंपनी के 50 से 60 करोड़ रुपए बचा दिए, 50 से 60 करोड़ रुपए बचा दिए सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ऑडिट एस्टेब्लिश करने के लिए, 60 करोड़ किसी के बच गए ये एक्सरसाइज करने से, वो आपकी कितनी रिस्पेक्ट करेगा सर? वो आपकी कितनी रिस्पेक्ट करेगा? आपने उसका फायदा करवाया, वो आपका भी फायदा करवाएगा। तो ये दोस्तों इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है। हम वापस टॉपिक के ऊपर आएंगे, है ना। हम इंटरनल ऑडिट चार्टर स्टडी कर रहे थे। द मिशन ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज डिजाइन टू एड वैल्यू एंड इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन accomplish its objective by bringing a systematic disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management control and governance process। अब हम अपने इंटरनल ऑडिट चार्टर के लिए भी कुछ लिख लेते हैं, है ना। सबसे पहले हेडिंग बनाए दोस्तों, इंटरनल ऑडिट चार्टर मिशन। आवर मिशन इज टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एडवाइस टू एड वैल्यू एंड इंप्रूव द कंपनीज ऑपरेशन। वी हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव दिस टारगेट बाय इंप्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल्स एंड गवर्नेंस। कि हम आपके सारे के सारे प्रोसेस ठीक कर देंगे, जहां जहां प्रोसेस में फ्लो है हम उस प्रोसेस के फ्लोज को निकाल के सारा हम उसको एक अच्छा ऑपरेशनल स्ट्रक्चर हम उसका बनाएंगे, उस ऑपरेशनल स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करेंगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर हम कंपनी के हित में जब हम काम करेंगे। ये इंटरनल ऑडिट चार्टर का हमारा मिशन है। नेक्स्ट इन्होंने दोस्तों हमारा जो सेकंड पॉइंट इन्होंने बनाया है कि इसके अंदर क्या क्या रिव्यू करेंगे। फाइनेंशियल, बिजनेस, प्रोसेस एंड कंप्लायंस ऑडिट, ऑपरेशंस रिव्यू करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस एंड बेंचमार्किंग करेंगे, लीडरशिप डेवलपमेंट करेंगे। तो इन्होंने अपने स्कोप डिफाइन किया है कि हम पहले फाइनेंस चेक करेंगे, फिर प्रोसेस चेक करेंगे, फिर ऑपरेशंस का रिव्यू चेक करेंगे, फिर बेस्ट प्रैक्टिस एंड बेंचमार्किंग करेंगे। बेंचमार्किंग जो हम कर रहे हैं दोस्तों, हम अपने से बड़ों से कंपेयर कर रहे हैं कि इन्होंने क्या ट्राइड एंड टेस्टेड अप्लाई किया, हम वो भी अपनी उसमें अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम इसका स्कोप ऑफ वर्क यहाँ पे लिख लेंगे कि वी डिटरमाइन इफ द कंपनीज रिस्क मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स आर एडिक्वेट एंड वर्किंग करेक्टली, विल एंश्योर दैट रिस्क आर आइडेंटिफाइड, इन्फॉर्मेशन इज रिलायबल एंड एम्प्लॉइज फॉलो द लॉज एंड पॉलिसी। सिंपल भाषा में हम इसको लिख रहे हैं ताकि अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि इंटरनल ऑडिट चार्टर बनाओ, तो आप 2 मिनट लगे आपको इंटरनल ऑडिट चार्टर बनाने में, 2 मिनट लगने चाहिए आपको इंटरनल ऑडिट चार्टर बनाने में। इसके बाद इन्होंने स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन किया, हम अपनी कंपनी के हिसाब से स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। देन टीम के बारे में बात की कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या रहेगी, टीम की कॉम्पोजिशन क्या रहेगी। तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट वुड कंप्राइज ऑफ, अब टाटा के अंदर कौन कौन है, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रेफरेबली अ फाइनेंस प्रोफेशनल, ठीक है, सीनियर मैनेजर, गेस्ट ऑडिटर, है ना। स्ट्रेंथ द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, द इंटरनल ऑडिट टीम शुड हैव रिक्विजिट ब्लेंड ऑफ फाइनेंस एंड टेक्निकल प्रोफेशनल्स। सर इसमें हमारा क्या रोल आ रहा है? हम इंटरनल ऑडिट करेंगे, हम इंटरनल ऑडिट जाके ऑडिट करना है, हमको इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट बनानी है, हमको कंट्रोल करना, हमें करना क्या इंटरनल ऑडिट में? तो ये नहीं पता लग रहा सर। भाई साहब अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आप इसके नेक्स्ट पॉइंट में आओ, अकाउंटेबिलिटी। The head, internal audit and risk management, in the discharge of his duty, shall be accountable to management and audit committee. And audit committee, जितना भी दोस्तों इंटरनल ऑडिट होता है दैट इज अकाउंटेबल टू ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी में किसको रिपोर्टिंग होती है? ऑडिट कमिटी में रिपोर्टिंग किसको होती है? एक दोस्तों मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, हम इसका ऑडिट कमिटी का चार्टर भी देख लेते हैं, ऑडिट कमिटी का चार्टर भी देख लेते हैं। तो यहां पे दोस्तों कॉम्पोजिशन, ये कॉम्पोजिशन है। द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी शैल एक्ट एज द सेक्रेटरी टू द कमिटी। द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी शैल एक्ट एज द सेक्रेटरी टू द कमिटी। तो जितनी भी रिपोर्टिंग होगी दैट विल बी रिपोर्टेड टू कंपनी सेक्रेटरी। यू आर द रिपोर्टिंग अथॉरिटी,
यू आर द रिपोर्टिंग अथॉरिटी। आपको जाके हर चीज का इंटरनल ऑडिट नहीं करना है, आपको इंटरनल ऑडिट हर डिपार्टमेंट का इंटरनल ऑडिट करा के कंसोलिडेट करके उसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनना है। इसका मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर समझाता हूं। इस तरह से दोस्तों इसका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। दिस इज द हायरार्की। एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, और ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। अब एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमारा क्या काम है? हमारा काम है फ्लॉज को आइडेंटिफाई करना और इन सब डिपार्टमेंट्स के हेड को उनका वर्क असाइन करना कि आपको ये चीजें चेक करके मुझे देनी है। वो सारे हेड्स अपने एम्प्लॉइज को देंगे कि आपने ये सारा प्रोसेस मुझे बना के देना है, लेकिन आपको ये सब करने के लिए इंटरनल ऑडिट करने की समझ भी होनी चाहिए। जब तक आपको करने की समझ नहीं होगी आप करवा भी नहीं सकते। क्या ना, काम करवाने के लिए काम करना भी आना चाहिए। जब तक काम करना नहीं आएगा तो फिर करवाएंगे कैसे? सो फॉर दैट रीजन वी आर स्टडिंग इंटरनल ऑडिट। कंपनी सेक्रेटरी का अथॉरिटेटिव रोल होता है, इज अ की मैनेजमेंट पर्सनल। सो वो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, वो जाके ऑडिट नहीं करेगा, वो ऑडिट करवाएगा सबसे, लेकिन ऑडिट करवाने के लिए ऑडिट करना भी आना चाहिए। ये इसका दोस्तों पर्पज है। तो हम दोस्तों बात कर रहे थे, है ना, कि अकाउंटेबिलिटी क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है। इसी तरह से दोस्तों हम एक अपना छोटा सा इंटरनल ऑडिट का चार्टर यहाँ पर बना लेते हैं कि कॉम्पोजिशन। टीम में क्या होगा? टीम कंसिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोफेशनल स्टेशन विद वेरियस डिपार्टमेंट टू एंश्योर फुल कवरेज। डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग फॉर डेली ऑपरेशन, टीम मेंबर रिपोर्ट टू द हेड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। ये जितने भी टीम मेंबर्स हैं ये अपने हेड को रिपोर्ट करेंगे और ये सब रिपोर्ट बना के कंपनी सेक्रेटरी हु इज द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, हु कैन बी अपॉइंटेड एज हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, उसको ये रिपोर्ट करेंगे और ये भाई साहब जाके ऑडिट कमेटी को इसको बताएंगे कि इस तरह से मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, दिस इज द, वो क्रक्स देंगे कि सर दिस इज द ऑब्जर्वेशन, इस तरह से इंटरनल कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट, द कंपनी सेक्रेटरी शैल सर्व एज द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड सेक्रेटरी टू द ऑडिट कमेटी। सर जिस कंपनी में आप अपॉइंट होंगे वहां पे आप हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट को भी एज अ हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट भी अपॉइंट हो सकते हैं इफ यू हैव दैट नॉलेज। तो इंटरनल ऑडिट चार्टर में हम आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेबिलिटी, द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट इज अकाउंटेबल टू मैनेजमेंट एंड द ऑडिट कमेटी। इसी तरह से इंडिपेंडेंस की हम अनबायस्ड रहेंगे, ठीक है। हम ऑडिट रिपोर्ट को फंक्शनली बनाएंगे, ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेंगे। फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज है इंटरनल कंट्रोल्स की, हम इंटरनल कंट्रोल्स को अच्छे से एस्टैब्लिश करेंगे, कंप्लाइंस चेक करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट बढ़िया से करेंगे। फिर रिपोर्टिंग भी हम साफ रिपोर्टिंग करेंगे, है ना, मतलब उसके अंदर कुछ भी अनएम्बिग्यूस नहीं होगा, कुछ भी डाउटफुल नहीं होगा। फिर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे, बेंचमार्किंग करेंगे। फिर हम लीडरशिप डेवलपमेंट करेंगे, हम देखेंगे कि कमी कहाँ आ रही है, लोगों की कमी है या प्रोसेस में कमी है, उसको ठीक करेंगे। फिर अथॉरिटी, we are authorized to have unrestricted access to all functions, record, property and personal. We determine our scope of work, allocate resources as needed to achieve the objective. Standards of auditing practice, we will meet or exceed international standards for professional practices of internal auditing. All the team members will adhere to strict code of ethics. कि सारे इनकी बात मानेंगे, हम अच्छे से इसको फॉलो करेंगे। तो अब कंपनी सेक्रेटरी साहब ने रिसर्च करके इंटरनल ऑडिट्स का चार्टर समझा। अब उनके दिमाग में आया कि सर ये तो बहुत बढ़िया चार्टर है, दिस इज बेस्ट, ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्यों ना मैं अपनी कंपनी में भी इसको इंप्लीमेंट कर दूं। जो मैंने अभी पढ़ा मैं अपनी कंपनी में भी टाटा मोटर्स के जैसा इंटरनल ऑडिट चार्टर इंप्लीमेंट करूं। भाई साहब यही बना के लेके गए। अगले जो हमारी मीटिंग हुई उसके अंदर भाई साहब ने ये प्रोड्यूस किया कि सर हमने बेंचमार्क किया है कि बहुत बड़ी एक लिस्टेड कंपनी से हमने बेंचमार्क किया है, तो उनका ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेस है, हम अपना इंटरनल ऑडिट चार्टर उसी तरह से डिफाइन कर लेते हैं हमारी कंपनी के हिसाब से। कॉम्प्रिहेंसिव है, फ्यूचर रेडी है, फुल प्रूफ है, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है ना। तो कहते हैं भाई कमाल है कंपनी सेक्रेटरी साहब, आप तो विजनरी हैं यार, मतलब कितना बढ़िया आपने काम करके दिया है। तो आपको तो सर हम हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाते हैं, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट को एस्टेब्लिश करना। तो विजन क्रिएट्स लीडरशिप, नॉलेज क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। अगर नॉलेज होगी तो अपॉर्चुनिटी अपने आप आएगी, उसके लिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। जब तक हमारे सर पे एग्जाम्स का प्रेशर नहीं होता हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं लेते। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं एग्जाम्स के बाद नॉलेज ले लूँगा, मैं ये करूँगा, दोस्तों नहीं बैठा जाएगा। आप एग्जाम के लिए बैठे हैं तभी आप नॉलेज ले रहे हैं, आपके सिर पे प्रेशर होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये यहाँ तक दोस्तों हमारी बात हो गई। तो ही वॉज इम्प्रेस्ड कि क्या बात है सर, हम इसको इस तरह से इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब जरा ध्यान से बात को समझेंगे दोस्तों। हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट आप बन चुके हैं। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कंपनी में इंटरनल ऑडिट एस्टेब्लिश करना है।
पूरा फंक्शन एस्टेब्लिश करना है आपको। आपको क्या करना है, पूरे कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट का फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करना है। आपको ये देखना है कि मेरे हर डिपार्टमेंट का इंटरनल ऑडिट होकर मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, मैं उसकी रिपोर्ट को फाइनलाइज करके उसमें से फ्लॉ निकाल के एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर? बात बिल्कुल कॉमन सेंस से बात करेंगे। ऑडिट में बिल्कुल कॉमन सेंस बहुत बढ़िया चाहिए सर, बहुत बढ़िया कॉमन सेंस चाहिए, कोई इतनी टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ऑडिट के पेपर में कोई अमेंडमेंट वगैरह कुछ नहीं आती, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर ओपिनियंस, इट्स ऑल अबाउट योर टेक्निकल एनालिसिस। तो हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे बात को समझें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको कंपनी में ऑडिट एस्टेब्लिश करना है, इंटरनल ऑडिट एस्टेब्लिश करना है। कैसे करेंगे सर? मैं सबसे पहले डाटा कलेक्ट करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं देखूंगा भी कौन सा बंदा कहां बैठा है और कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है, बस डाटा कलेक्ट करूंगा। मैं देखूंगा ना अभी कौन से डिपार्टमेंट का हेड कौन है और कौन से डिपार्टमेंट का हेड किसको रिपोर्ट करता है, मैं डाटा कलेक्ट करूंगा। ठीक है सर, डाटा कलेक्ट करके क्या करोगे? मैं फाइल बनाऊंगा डाटा कलेक्ट करके। डाटा कलेक्ट करके उसकी फाइल बनाऊंगा, उस फाइल में मैं अच्छे से मेंशन करूंगा कि ठीक है दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसने मुझे इतना डाटा दिया है, इसका इतना डाटा है, इसका इतना डाटा है। देखेंगे ना अभी मार्केटिंग वाले ने अपना टारगेट अचीव किया है कि नहीं किया, सेल्स वाले ने अपना अचीव किया कि नहीं किया, उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। डाटा कलेक्ट करके फाइल प्रिपेयर करेंगे। 2 स्टेप समझ में आए। सबसे पहले मैं डाटा कलेक्ट करूंगा, फिर मैं उसकी फाइल बनाऊंगा। फिर फाइल बनाने के बाद मेरे पास डाटा आ गया, फाइल आके मेरे पास बैलेंस शीटें आ गई, सब कुछ आ गया। अब मैं चेक करूंगा एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी क्या चेक करनी है कि भाई इस कंपनी के ऊपर कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है या इंटरनल ऑडिट कहां कहां पे एप्लीकेबल है इस डाटा के बेसिस पे। जब तक आपके पास डाटा नहीं, आप एप्लीकेबिलिटी चेक कर ही नहीं सकते। अब आपके पास डाटा आ गया, टर्नओवर आ गया, एसेट्स आ गए, नेटवर्थ आ गया, सब कुछ आ गया। अब आप एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे कि कौन से लॉ के अंदर मुझे रिक्वायर्ड है इंटरनल ऑडिट करना, या फिर इंटरनल ऑडिट अगर मुझे नहीं भी करना, इसके अलावा मुझे क्या क्या और कंप्लाइंस है जो करने हैं, वो आप डाटा के बेस पे आप डिसाइड करेंगे। जब आपने एप्लीकेबिलिटी चेक कर ली, इसके बाद आप देखेंगे आइडेंटिफाई द वेरियस एरियाज वेयर ऑडिट इज एप्लीकेबल। आपके पास सारा डाटा है, एप्लीकेबिलिटी की भी इंफॉर्मेशन है कि कहां कहां पे एप्लीकेबल है, कौन कौन सा लॉ है, कौन कौन सा ब्रीच हो रहा है, क्या मेरे प्रोसेस में फ्लॉ है। तो अब आप ये आइडेंटिफाई करेंगे भी कहां कहां मुझे ऑडिट करने की जरूरत है। कि अगर गोडाउन से मेरे गोडाउन से 60 कंप्यूटर गायब हो रहे थे, तो मुझे ऑडिट गोडाउन का कराना है सर, मुझे ऑडिट गोडाउन का कराना है। मैं अपने आईटी का ऑडिट नहीं करवाऊंगा भी तुम्हारा तो सर्वर ही खराब है। सर्वर का ऑडिट क्यों कराना है? जब चोरी गोडाउन से हो रहा है तो मैं ऑडिट भी गोडाउन का ही करवाऊंगा। आइडेंटिफाई द वेरियस एरियाज वेयर ऑडिट इज एप्लीकेबल। फिर जब आपका ऑडिट, आपने एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए, देन सेकंड स्टेप इज ड्यूरिंग ऑडिट। 3 स्टेप्स में ऑडिट होता है। फर्स्ट स्टेप इज प्री ऑडिट। ऑडिट से पहले कुछ चीजें की जाती हैं, ऑडिट के दौरान कुछ चीजें की जाती हैं, ऑडिट के बाद कुछ चीजें की जाती हैं। ऑडिट से पहले आपने डाटा कलेक्ट किया, फाइल प्रिपेयर की और एप्लीकेबिलिटी चेक की और आइडेंटिफाई किया कि मुझे ऑडिट किसका करवाना है, प्री ऑडिट। देन नेक्स्ट इज ड्यूरिंग ऑडिट। ड्यूरिंग ऑडिट में अब काम करने की बारी आई। अब आपने देख लिया कि कहां कहां पे करना है। अब आप वहां पे सेटअप फंक्शन करेंगे कि अब मुझे गोडाउन का ऑडिट कराना था, तो मैं वहां पे ऐसे बंदे बिठाऊंगा जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। चाबी अगर इसके पास रहेगी तो एडमिन का एक्सेस दूसरे बंदे के पास रहेगा। मैं ये देखूंगा कि एक ही बंदे के पास एडमिन का एक्सेस भी ना हो और चाबी भी ना हो। अगर मैं एक ही बंदे को चाबी भी दे दूंगा, एडमिन एक्सेस भी दे दूंगा, तो पक्का गड़बड़ करेगा ही करेगा। तो मुझे वहां पे ऐसे 2 बंदे बिठाने पड़ेंगे जो आपस में एक दूसरे को ना जानते हो, जो इसकी हेल्प ना करे और वो इसकी हेल्प ना करे। इस तरह से मैं फंक्शन को सेटअप करूंगा। अब मैंने सेटअप को फंक्शन कर दिया, अब मैं उसको बार बार चेक करता रहूंगा कि भाई ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रोसेस ठीक फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर मैं एक रिपोर्ट प्रिपेयर करूंगा। उस रिपोर्ट में मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखूंगा, ऑब्जर्वेशन लिखूंगा, फिर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट मैं बनाऊंगा, फिर मैं एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाऊंगा और वो रिपोर्ट जाके मैं ऑडिट कमेटी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दूंगा कि सर ये मेरी ड्राफ्ट रिपोर्ट है, तो ये मुझे कमियां इसमें मिली हैं। यही करूंगा मैं ऑडिट के दौरान, यही करते हैं ऑडिट में। हम ऑडिट में जाके क्या करते हैं, हम प्रोसेस चेक करते हैं, चीजें चेक करते हैं और उनकी एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, बना दिया हमने रिपोर्ट। इसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर ऑडिट मेरी रिपोर्ट्स बन गई, सब कुछ हो गया। आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि मुझे इसको सबमिट कहाँ करना है, कहीं कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है या कोई ऐसा कुछ है। तो लास्ट स्टेप इज रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स। अगर इसमें फ्रॉड निकला तो फ्रॉड की रिपोर्टिंग कैसे होगी, फ्रॉड नहीं निकला तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, कुछ भी नहीं निकला उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, बहुत कुछ निकल गया उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी। रिपोर्टिंग होगी किसको, गवर्नमेंट को होगी, आरओसी को होगी, एमसीए को होगी, इनकम टैक्स को होगी, टीडीएस वाले को होगी, जीएसटी वाले को होगी, रेरा को होगी, किसको होगी, है ना, लेबर डिपार्टमेंट को होगी, किसको होगी। ये हम डिफाइन करते हैं आफ्टर ऑडिट। तो 3 प्रोसेस में हमारा ऑडिट होता है। प्री ऑडिट, डाटा इकट्ठा करते हैं और फाइल प्रिपेयर करते हैं, एप्लीकेबिलिटी चेक करते हैं और देखते हैं कि कहां कहां ऑडिट करवाना है। फिर हम ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिट करवा ही देते हैं और एक रिपोर्ट बना लेते हैं। आफ्टर ऑडिट हम उस रिपोर्ट को फाइल कर देते हैं।
तो दोस्तों ये बड़ा ही आसान सा काम है, इसी फ्लो में आपको अपना सिलेबस भी पढ़ना है। डाटा कलेक्शन और फाइल प्रिपरेशन चैप्टर नंबर 5 में बताया गया है, एप्लीकेबिलिटी चेक चैप्टर नंबर 1 में बताया गया है, और वेरियस एरियाज वेयर ऑडिट इज एप्लीकेबल चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 है। उसके बाद सेटअप ऑफ द फंक्शन इज चैप्टर नंबर 3 इंटरनल कंट्रोल्स, देन रिपोर्ट प्रिपरेशन ऑब्जर्वेशन एंड इंटरिम रिपोर्ट दैट इज चैप्टर नंबर 4, देन आफ्टर ऑडिट रिपोर्टिंग इज चैप्टर नंबर 8। अब ये सीक्वेंस क्यों बताया सर आपने, ये एक्चुअल सीक्वेंस है दोस्तों काम करने का। अगर इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो हमको एक क्रोनोलॉजी बन जाएगी कि पहले ऑडिट किया, फिर ऑडिट के बीच में क्या करना है, फिर ऑडिट के बाद क्या करना है। इसके दो फायदे हो रहे हैं। पहला तो सर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अब जो क्वेश्चन है वो इस पे बेस्ड है कि डाटा कलेक्शन करनी है, फाइल प्रिपेयर करनी है, एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है। तो आपको पता लग गया कि ये प्री ऑडिट का क्वेश्चन है, ये प्री ऑडिट का क्वेश्चन है, तो आप सिर्फ प्री ऑडिट के चैप्टर चेक करेंगे कि चैप्टर 5, चैप्टर 1, चैप्टर 6, चैप्टर 7, इन्हीं 4 चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकता है, पूरी बुक सर्च करने की नीड नहीं है। मान लो क्वेश्चन आता है कि इंटरनल कंट्रोल एस्टैब्लिश करना है भाई, आपको तो रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, तो आपको पता लग गया कि ये ड्यूरिंग ऑडिट स्टेज का, ये सेकंड स्टेज का क्वेश्चन है, इसके पूरी बुक में सिर्फ 2 ही चैप्टर है, पूरी बुक सर्च करने की नीड नहीं, सिर्फ 2 चैप्टर सर्च करने हैं। फिर आपको लास्ट में पता लगता है कि रिपोर्टिंग का क्वेश्चन है, अभी इसकी रिपोर्ट बन गई है, कहाँ रिपोर्ट करनी है, तो पूरी बुक में रिपोर्टिंग का सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो आपके माइंड में क्लियर है कि ये तो आफ्टर ऑडिट स्टेज की बात है, एक ही चैप्टर के अंदर रिपोर्टिंग की बात है, सिर्फ चैप्टर 8 चेक करना है। तो इस तरह से दोस्तों आपकी माइंड मैपिंग हो जाएगी, इसी फ्लो में हम ऑडिट को पढ़ेंगे, इसी फ्लो में हम इस बैच को कंप्लीट करेंगे। अब सर 2 चैप्टर और बच गए, चैप्टर 2 प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिटिंग एंड चैप्टर 9 इमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस। फिर हम लास्ट में ग्लोबल प्रैक्टिस एंड चैलेंजेस, ये हम नॉलेज के लिए चैप्टर 2 और चैप्टर 9 भी पढ़ेंगे। ये भी हमको पढ़ने क्योंकि पेपर के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्लो जो है वो इसी तरह से है। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये है आपका इंटरनल एंड फोरेंसिक ऑडिट का मॉड्यूल। इंटरनल ऑडिट इज फॉर 60 मार्क्स एंड फोरेंसिक ऑडिट इज फॉर 40 मार्क्स। नाउ हाउ टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, दोस्तों इसको हम पढ़ेंगे इस फ्लो में। हमारे पास 3 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक इज ऑडिट इंटेलिजेंस द ऑडिटर्स ब्रेन इन एक्शन। ये जो बुक है दोस्तों, दिस इज अ लाइब्रेरी फॉर सो मेनी ऑडिट ओपिनियंस। इसके अंदर ऑडिट ओपिनियंस भी हैं बहुत। एक मास्टर इंडेक्स है दोस्तों, यहाँ पे मास्टर इंडेक्स है, मैं आपको इसको यूज़ करना सिखाता हूँ। दिस इज ऑडिट इंटेलिजेंस बुक्स, दिस इज ड्राफ्टेड एज अ मास्टर लाइब्रेरी। इसमें बहुत सारे आपको ओपिनियंस मिलेंगे, बहुत सारे आपको प्रोफेशनल जजमेंट्स मिलेंगे कि किस तरह से आपको एक ओपिनियन ड्राफ्ट करना है, किस तरह से एज अ ऑडिटर आपको उसको आंसर करना है। तो दिस इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड बुक। इसके अंदर बहुत रिसर्च है और सैम्पल फॉर्मेट्स हैं, लाइब्रेरी है बहुत सारे क्वेश्चंस की, बहुत सारे क्वेश्चन कैसे पूछना है, आंसर कैसे देना है, वो सब कुछ इस बुक के अंदर डिफाइन है। तो आप इसका स्टडी फ्लो कैसे रहेगा दोस्तों, हम किस फ्लो में स्टडी करेंगे, हम फ्लो करेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे, है ना, सबसे पहले फ्लो ऑफ स्टडी पढ़ेंगे। फ्लो ऑफ स्टडी मैंने आपको भी पढ़ाया कि इस फ्लो में हम अपना सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है जी। देन हम ICSI के मॉड्यूल को, उस चैप्टर को रेफर करेंगे, ICSI का जो मॉड्यूल है, ताकि हमारा सिलेबस भी जो है वो फुल कवरेज रहे। देन वी विल रेफर द कंसेप्ट बुक। कंसेप्ट बुक क्या है दोस्तों, इंटरनल ऑडिट की ये हमारी कंसेप्ट की बुक है, इंटरनल ऑडिट कंसेप्ट बुक। दिस इज अ इंटरनल ऑडिट कॉन्सेप्ट बुक, दिस इज इंटरनल ऑडिट कंसेप्ट एंड आंसर बुक। इसके अंदर दोस्तों चैप्टर वाइज जो है रेडी टू राइट फॉर्मेट के अंदर हमने आपको हर चैप्टर का जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 5 दोस्तों, अपने बुक में चैप्टर नंबर 5 ओपन कीजिए, पेज नंबर 114। अभी हम चैप्टर नंबर 5 की ही बात करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 5 फॉर एग्जांपल इट इज योर ओपन बुक एग्जाम। नाउ यू कैन नॉट राइट दिस होल पैराग्राफ if the question comes from here, na, so you cannot write this whole paragraph for 5 marks. So what we have done, we have given you ready to write answer in handwritten style format, ठीक है, ready to write answers. If the question comes from data gathering, you are very good to write this answer ready to write, just see and write, okay. So it saves a lot of effort for you. Similarly, we have made a book for forensic audit also. This is our forensic audit book. This is our forensic audit handbook, forensic audit handbook, concept, evidence and application, okay. So this is our forensic audit book. Then we will refer to the application book, audit intelligence. After studying from the concept book, we will study this audit intelligence book. This covers so many opinions, okay, ready made answer format for it can be used as a professional opinion library also. This is for your academic purpose also and for your professional life also, this audit intelligence book. Then last is mark in master index. After doing all these things, for example we are doing chapter number 5 today, we are doing chapter number 5. So what we will do, we will come to our master index, this is given in this book. So we will come to chapter number 5 and we will mark
okay, like page number like chapter number 5 is given on page number 114 of module, and on notes it is on page number 3. This is page number 3, this is given on page number 3. Then on ICQ book, that is this intelligence book, it is given on page number 27. So we will write like that. तो ये एक्सरसाइज दोस्तों आपको खुद करनी है, पेज नंबर लिखने वाली है, मैंने जानबूझ के खाली छोड़ा है ताकि आप एक स्टडी फ्लो बने और आपको एक प्रोग्रेस आपका ट्रैक होता रहेगा। जितना जितना इसके ऊपर मार्क होता रहेगा, ये इट इज़ योर प्रोग्रेस ट्रैकर ऑल्सो। जहाँ जहाँ आप इसको मार्क करते रहेंगे वहाँ वहाँ आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा कि हाँ मेरा सिलेबस भी कवर है, मेरी क्वेश्चनेयर की बुक भी कवर है और मेरी जो है नोट्स की बुक भी कवर है। फिर एक रिमार्क्स, फॉर एग्जांपल यहाँ आप कुछ भी आप लिखना चाहेंगे, हमने एक कॉलम रखा है कि रिवीजन पेंडिंग, या इस तरह कुछ भी आप लिख सकते हैं कि टॉपिक वाइज कुछ भी आपको अपना ओपिनियन आपको देना है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमको स्टडी करनी है, इसी फ्लो में हम इसको स्टडी करने वाले हैं। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ओपन चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर मॉड्यूल, पेज नंबर 114। जैसा कि हमने फ्लो में बात किया था कि सबसे पहले हम डाटा कलेक्शन करेंगे, डाटा को ही कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे काम क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सा बंदा किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या काम कर रहा है, डाटा गैदरिंग करेंगे। तो ओपन चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 114 ऑफ योर मॉड्यूल, डाटा गैदरिंग। Data gathering is a critical part of internal audit aimed at ensuring the audit objectives are met through proper and multiple methods of collecting information। अब किसी जगह पे आपको अगर डाटा कलेक्ट करना है, अगर किसी जगह पे आपको डाटा कलेक्ट करना है तो आप डाटा कलेक्ट दोस्तों कैसे करते हैं? किसी से भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप कैसे कलेक्ट करेंगे? पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे, उससे बातचीत करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस देंगे कि इसमें कहाँ कहाँ पे गड़बड़ है। फिर आप प्रोसेस ट्रैक करेंगे कि ट्रांजेक्शन शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट कैसे हो रही है। फिर आप उसको वेरीफाई करेंगे, डाटा को लेके वेरीफाई करेंगे कि हाँ जो मैंने वेरीफाई किया ये ठीक है कि नहीं है, ठीक है। फिर आप ये एक्सरसाइज 2-3 बार करेंगे, यही करेंगे ना। दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ डाटा गैदरिंग। सो दिस इज व्हाट रिटन हियर, डाटा गैदरिंग, knowing how to look, where to look and what to look is the key for meeting the audit objectives. Interview, inspection, reviewing documents, observation, vertical tracking and exercise. So now you cannot write this whole paragraph in your exam, so we have made a ready to write format for you in this internal audit concepts and answer book. So write, open your notebook and write question number 1, explain the various methods of data gathering in internal audit. So answer is, data gathering is a critical part of internal audit aimed at ensuring the audit objectives are met through proper and multiple methods of collecting information. First method is interview, conducting an interview. This is the most powerful tool, help gathers the direct insights, should be well prepared with relevant questions. Two types, structured and unstructured. Now before moving further I would like to take a moment here. जब भी आपको इंटरव्यू कंडक्ट करना है, इंटरव्यू कंडक्ट कैसे करना है, क्वेश्चन है कैसे करना है, इंटरव्यू कंडक्ट कैसे करना है। आपके पास एक प्रॉब्लम आई कि सर आपने इंटरनल ऑडिट तो एस्टैब्लिश करना है, तो अब आपको इंटरव्यू लेना है। अब आपको ये सोचना है कि मैं इंटरव्यू लूँगा तो लूँगा कैसे, मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहला यही माइंड में आना चाहिए कि मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा, किस बंदे से क्या क्वेश्चन पूछूंगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड। सो ओपन योर ऑडिट इंटेलिजेंस बुक। ऑडिट इंटेलिजेंस बुक के अंदर मैंने आपको एक लाइब्रेरी दी है कि क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए। दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछेंगे आप? अब यहाँ पे इन्होंने 2 टाइप के बताए हैं कि एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड होता है सेम सेट ऑफ क्वेश्चन एप्लीकेबल टू ऑल, अनस्ट्रक्चर्ड होता है ओपन एंडेड फ्लेक्सिबल फॉर्मेट। स्ट्रक्चर्ड क्या होता है दोस्तों? जैसे कि एक जनरल क्वेश्चन हो गया कि भाई आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं, आपकी रिपोर्टिंग किसको है। क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन ही तो किसी से भी पूछ सकते हैं। आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप कितने समय से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जो आपको कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया क्या आप वो फॉलो कर रहे हैं, क्या आप अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं, क्या आप टाइम पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या आपकी अटेंडेंस पूरी है। इस तरह के कुछ जनरल क्वेश्चन है स्ट्रक्चर्ड, जो किसी से भी पूछे जा सकते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड होता है स्पेसिफिक सर्विस बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय जो है एक HR डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, उससे आप क्वेश्चन जनरल तो पूछ रहे हैं लेकिन उससे स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि क्या आप पेरोल टाइम पे अपडेट कर रहे हैं, क्या आप PF टाइम पे काट रहे हैं, क्या आप ESI का कंप्लाइंस कर रहे हैं, क्या आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का कंप्लाइंस कर रहे हैं, क्या आपने जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं क्या आपने वो ले रखे हैं, फैक्ट्री लाइसेंस है आपके पास, क्या आप लेबर डिपार्टमेंट को रेगुलरली रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप अपनी लेबर की ग्रेवेंसेस को देख रहे हैं। जनरल क्वेश्चंस यही पूछने हैं दोस्तों। ऑडिट के अंदर हम जब भी जाते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ऑडिट इंटेलिजेंस की बुक में दोस्तों आप यहाँ पे ओपन कीजिए। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चनेयर ही बना के रख दिया। अगर आपके पास पेपर में भी क्वेश्चन आता है या आप कहीं पे ऑडिट करने जाते भी हैं तो दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर।
स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्वेश्चनर, ये इसका फॉर्मेट होता है फॉर इंटरनल ऑडिट ऑफ स्टाफ एंड टीम मेंबर। सबसे पहले आप ऑडिट एरिया लिखेंगे, फिर डिपार्टमेंट लिखेंगे, फिर इंटरव्यूई का नेम लिखेंगे और उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे, फिर इंटरव्यूअर कौन है उसका नाम लिखेंगे, फिर डेट एंड टाइम यहाँ पे आप लिख देंगे, डेट एंड टाइम आप यहाँ पे लिख देंगे। तो हम एक बार इनको साथ साथ पढ़ते भी चलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमको पूछने हैं। सबसे पहले रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज योर करंट रोल। अब इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, नेगेटिव रिस्पॉन्स है, उसके ऊपर क्या रिमार्क है, ये आप इसका छोटा सा रिपोर्ट बना लेंगे। इस तरह की रिपोर्ट दोस्तों हमें बनानी होती है जब भी हम ऑडिट पे जाते हैं, हम इसी तरह से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, इसी तरह का हम एक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है, ये ऑडिटर टू ऑडिटर डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, लेकिन स्टिल एक जनरल फॉर्मेट जो है वो इस तरह से दोस्तों आप इसको बना सकते हैं। आपके पास अगर क्वेश्चन आए तो आप इस जनरल फॉर्मेट के अंदर इसका आंसर आप फ्रेम कर सकते हैं। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, सो दैट वी कैन थिंक इन दैट डायरेक्शन। अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, इंटरव्यू आप कर रहे हैं एम्प्लॉय के साथ, तो आप पूछ रहे हैं भी आपका करंट रोल क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, व्हाट प्रोसेस और एक्टिविटीज आर यू डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर, और आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड, जॉब डिस्क्रिप्शन, एसओपी, क्या आपको उसके लिए अथराइज भी हो जो आप काम कर रहे हो, हैव यू रिसीव्ड एडिक्वेट ट्रेनिंग फॉर योर रोल, इफ येस एंड व्हेन, आपने जो काम आप कर रहे हो क्या आपने उसकी कभी ट्रेनिंग भी ली है, हु सुपरवाइजेज योर वर्क एंड हाउ ऑफन इज योर परफॉर्मेंस रिव्यूड, आपका रिपोर्टिंग आप किसको करते हो, आपका वर्क को सुपरवाइज कौन करता है, कि आप अपने आप ही करी जा रहे हो। देन प्रोसेस फ्लो एंड ऑपरेशन के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है कि प्लीज एक्सप्लेन द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यू फॉलो फॉर योर डेली टास्क। दोस्तों मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पे एक वेटर आए, तो उन्होंने कहा सर अपना ऑर्डर बताओ। तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरे को एक ये पिज़्ज़ा चाहिए, एक डोसा चाहिए और एक ये चाहिए। मैंने उनको 10-12 चीज़ें बता दी। वो बंदा लिख नहीं रहा था, वो कह रहा ठीक है सर, कुछ भी ठीक है सर। मैंने कहा एक थाली कर दो, ठीक है सर। मैंने कहा एक लच्छा पराठा, ठीक है सर। मैंने कहा एक डोसा, मैंने कहा ठीक है सर। सब चीज़ों को ठीक है बोली जा रहा था। वो कहता ठीक है सर मैं लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा बात सुन, इधर आ। मैंने कहा जरा बताइए मैंने क्या मंगाया था। वो कह रहा सर ये तो भूल गया। मैंने कहा भाई फिर तो लेने के जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही होता है, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं वहाँ पे लोग कई बार केयरलेस होते हैं, कई बार काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आलस मारते हैं। तो आपको उनसे बार बार पूछना है कि भाई जो तू काम कर रहा है बताइए अच्छा किस लिए तू अपॉइंट किया गया है यहाँ पे। एक दोस्त ऐसा इंसिडेंट और हुआ था, कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, तो मैं अपने सीनियर के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया हुआ था। तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का केस आया हुआ था। तो उस केस के अंदर क्या हुआ ना कि हम डिपार्टमेंट वॉज ऑन अपोजिट साइड, हम उसकी तरफ थे। हम डिपार्टमेंट की तरफ से थे और सामने वाला जो था वो एप्लीकेंट था जिसने कंप्लेंट की थी। तो उसकी जो कंप्लेंट थी उसकी हियरिंग चल रही थी। तो उसके काउंसिल ने हमसे क्वेश्चन पूछा। उसके काउंसिल ने हमसे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा था सर, क्या जम के क्वेश्चन पूछे उसके काउंसिल ने, ऐसे से क्वेश्चन पूछ डाले उस एडवोकेट ने। भाई साहब हम तो सोच रहे थे यार कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन वो पूछ रहा था कि क्या आप ऑथराइज्ड है, कौन से सर्कुलर में ऑथराइज्ड है, आपका डिपार्टमेंट कौन से सर्कुलर में ऑथराइज्ड है इसकी ये चोरी की रिपोर्टिंग करने के लिए। यार वो तो मैं तो टेंशन में आ गया। मैं कहा यार कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर उसने फिर और 10-12 क्वेश्चन पूछे, क्या ये जो इसके अंदर आपके एसडीओ हैं क्या ये इसके लिए एलिजिबल भी हैं, क्या इन्होंने ये जो आपकी इन्होंने इसकी वो बनाई है कंप्यूटेशन बनाई है कि ये ठीक बनाई है, क्या इतना लोड बनाना चाहिए था, क्या इतनी बिजली जो खर्च हो रही है इसका जो स्टैंडर्ड रेट है मार्केट का क्या ये उसके साथ कंप्लाइंस में है। आप हमको जनरल सर्कुलर दिखाएं, अपनी ऑथराइजेशन दिखाएं, आप कहाँ से ऑथराइज्ड है। हमें तो आपके वर्किंग के जो आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है उसी के ऊपर क्वेश्चन है। भाई साहब हम देखते रह गए भी यार ये तो मैं सोच रहा था, मतलब मैं तो अभी जूनियर हूँ तो मैं सोच रहा था कि यार ये अब इसका आंसर कैसे देंगे, इसने तो भर भर के थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे। तो जो मेरे सीनियर थे उन्होंने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि भाई साहब आपको चाहिए क्या, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कंप्लेंट फाइल करने का। बेसिक सिंपल क्वेश्चन कि भाई तू हमसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रहा है, अथराइजेशन दे, ये दे, वो दे, चोरी तूने की है, ऊपर से हमको आंख दिखा रहा है, तुझे चाहिए क्या, व्हाट रिलीफ यू आर आस्किंग फॉर, आपको रिलीफ क्या चाहिए। आंसर ही नहीं था भाई साहब। आंसर ही नहीं था। तो यही होता है दोस्तों ऑडिट के अंदर आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं पूछनी, सही बात पूछनी है, सही बात पूछनी है, बड़ी बड़ी बातें नहीं पूछनी। बड़ी बड़ी बातें तो सब दुनिया कर रही है ना, एज पर सेक्शन प्रोविजन ऑफ ये फलाना ढिमक का। बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, सही बात करनी है। दुनिया सही बात की कीमत करती है, बड़ी बात की कीमत नहीं करती। सही बात होनी चाहिए, जो सही होगा उसमें वेट होगा। सही बात का हमेशा वजन बड़ी बात से ज्यादा होता है। तो यही हुआ दोस्तों, इसके अंदर भी हम जो क्वेश्चन स्टडी कर रहे थे कि व्हाट डॉक्यूमेंट रजिस्टर और सिस्टम्स आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस, आर अप्रूवल रिक्वायर्ड एट एनी स्टेज, हाउ आर द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड, मैनुअल, डिजिटल और बोथ, हाउ डू यू इंश्योर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ योर वर्क। फिर अगर इंटरनल कंट्रोल एंड कंप्लाइंस डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय है तो आप उससे पूछेंगे कि क्या आप अपना एसओपी फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ना, मेकर चेकर कंट्रोल अपनी जगह पे हैं,
और एरर्स डेविएटेड आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड, कि आप जब जैसे ही एरर आता है आप उसको उसी टाइम करेक्ट करते हैं या फिर उसका कुछ अलग से आपने रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बना रखा है। आर पीरियोडिक रिकन्सिलेशंस परफॉर्म्ड, इफ यस हाउ फ्रीक्वेंटली, आर स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस। फिर रिस्क आइडेंटिफिकेशन और फ्रॉड प्रिवेंशन। इसी तरह से दोस्तों हर डिपार्टमेंट वाइज मैंने आपको एक लाइब्रेरी बना के दे दी है। तो ये आप जैसे जैसे आप इसको रीड करेंगे आपके मन में एक ऑडिट के ओपिनियन बनाने का एक जो आपका माइंड है उस डायरेक्शन में वर्क करेगा। क्योंकि ये जो पेपर आता है इंटरनल ऑडिट का, आप मेरी 2-3 PYQ की वीडियोस पढ़ी हैं, आप उसको देख सकते हैं। बाकी PYQ वीडियोस मैं आपके साथ ले आऊँगा इस बैच के साथ साथ। तो इस पेपर के अंदर दोस्तों जो एग्जामिनर है वो आपसे ओपिनियंस पूछता है, आपके ओपिनियंस पूछता है कि आप इसमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आप क्या क्वेश्चन इसमें ड्राफ्ट करेंगे। तो उसके लिए ये आपके लिए एक बड़े अच्छी लाइब्रेरी साबित हो सकती है कि किसी भी तरह के एम्प्लॉय का कुछ भी क्वेश्चन आ गया तो आप यहाँ से डायरेक्टली वो ये क्वेश्चन उठा के आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर इन डिपार्टमेंट्स के बाहर का किसी एम्प्लॉय का आ गया, डेयरी फार्मिंग का आ गया, तो आप इनमें से 2-4 क्वेश्चंस जो हैं, जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो तो सेम ही रहेंगे, उसके अलावा जो आपके SOP के क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चन है वो मिक्स एंड मैच करके एक नया क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। फिर भी दोस्तों मैंने आपकी सहूलियत के लिए कि इंडस्ट्री वाइज अलग से क्वेश्चन बना के मैंने आपको दे दिया है। अब जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अगर कोई क्वेश्चन आता है कि XYZ कंपनी इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक और इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिजनेस ऑफ रबर, तो वहां पे आपको इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं। तो व्हाट क्वेश्चंस यू विल आस्क फ्रॉम द स्टाफ मेंबर्स। सो ये मैंने आपके लिए हर लेवल के एम्प्लॉय के हिसाब से मैंने आपके लिए क्वेश्चन अलग अलग कर दिए कि स्टाफ के लिए क्या पूछेंगे, भी प्रॉपर रिकॉर्डिंग और रिसीट्स है कि नहीं है, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं है किसी के पास। सिंपल क्वेश्चंस है लेकिन ऑन पॉइंट टेक्निकल क्वेश्चंस है, सिंपल क्वेश्चंस है लेकिन ऑन पॉइंट टेक्निकल क्वेश्चंस है। आपको इंटरनल ऑडिट के पेपर में सिंपल पॉइंट्स लिखने हैं लेकिन टेक्निकल होने चाहिए, टेक्निकली यू शुड बी प्रीसाइज। एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है इस पेपर के अंदर, आपको इसमें स्पीड पे फोकस नहीं करना, एक्यूरेसी पे मैटर करने फोकस करना है कि जो प्रॉब्लम आई है उसका एक्यूरेट सॉल्यूशन में दे पाया कि नहीं दे पाया, दैट शुड बी द मोटिव, ठीक है जी। फिर इस तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं। देन सर्विस सेक्टर से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि दिस XYZ कंपनी इज एंगेज्ड इन सर्विस ऑफ, कि किसी सर्विस के अंदर एंगेज है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा आप लगा लो कि जोमेटो है। अब जोमेटो एक सर्विस प्लेटफॉर्म है ना, उसका अपना कोई फूड आउटलेट नहीं है, वो लोगों के फूड आउटलेट से डिलीवरी की सर्विस देता है। तो इस तरह सर्विस सेक्टर के अंदर कोई कंपनी है तो उसका क्या क्वेश्चन रहेगा, वो भी स्टाफ के मैनेजर के से क्या पूछना है, सीनियर मैनेजमेंट से क्या पूछना है। तो दिस लाइब्रेरी इज वेरी वेरी हेल्पफुल। लाइक फॉर एग्जांपल कि सर्विस सेक्टर के अंदर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए कि आर वाउचर सपोर्टेड विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, आर पेमेंट्स अप्रूव्ड एज पर द अथॉरिटी मैट्रिक्स, आर बैंक एंड लेजर रिकॉन्सिलेशन डन मंथली, आर रिकॉर्ड्स प्रॉपरली आर्चिव, आर ट्रायल बैलेंस एंड schedules reviewed, are maker checker controls enforced, is cash forecasting performed। सो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि सर मैं क्या क्वेश्चन पूछूं, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। तो नहीं याद आ रहा तो इस बुक में से आप क्वेश्चन यहाँ से देख के, इस लाइब्रेरी से आप मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चन बुक में आप वहाँ से पेपर में पूछ सकते हैं। फिर अगर लिस्टेड कंपनी का है, अगर बैंकिंग सेक्टर के अंदर है, ठीक है, IT टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर है कोई कंपनी, तो उससे क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। तो ये दोस्तों आपको एंश्योर करना है, इस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। दिस इज द फॉर्मेट फॉर कंडक्टिंग एन इंटरव्यू। रियल लाइफ में भी दोस्तों इसी तरह से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, ये हमने एक आपको रियल लाइफ एस्पेक्ट, हमने आपको एक रियल लाइफ एप्लीकेशन ही दे दिया कि इस तरह से आपको इंटरव्यू कंडक्ट करना है। सो हम कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, डाटा गैदरिंग। इंटरव्यू हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन। स्टार्ट विद जनरल ऑब्जर्वेशन, देन फोकस ऑन स्पेसिफिक एरियाज, आइडेंटिफाई इश्यूज, डिग डीपर टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट एंड रूट कॉज। कि सर गोडाउन में चोरी हुई थी लेकिन चोरी की क्यों गई, क्या पैसे की भावना से चोरी की गई या किसी को मजा चखाने के लिए चोरी की गई। आपने क्राइम पेट्रोल देखा है, तो किसी की किडनैपिंग दोस्तों, किसी की किडनैपिंग जो होती है फिरौती के लिए की जाती है, वहीं किसी की किडनैपिंग बदला लेने के लिए की जाती है। तो इसी तरह से हमको चेक करना है कि क्या किसी एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी के रेम्यूनरेशन लेने के लिए स्टॉक से कंप्यूटर गायब किए थे, या फिर एक सिर्फ मजा चखाने के लिए कि ठीक है देखता हूं मुझे कैसे पकड़ते हैं, देख मैं इतना फर्स्ट क्लास ऐसे करता हूं, मुझे देखते हैं कैसे पकड़ते हैं, मजा चखाने के लिए किया गया। और इस तरह से उसकी रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना। जनरल इंस्पेक्शन की, उसके बाद उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई किया। फिर जहां पे आपको रूट कॉज मिला उसकी क्या दवाई है ना, उसका क्या तोड़ है कि इसको कैसे तोड़ा जाए। कि भाई ये एग्जांपल जो हमने दिया था कि इस एम्प्लॉय ने रेम्यूनरेशन को कवर अप करने के लिए वहां से चोरी किया था, तो अब इसको कैसे इसको रिकवर किया जाए। सर इसकी पहले तो FIR कराई जाए, उसके बाद
ये कैलकुलेट किया जाए कि अभी तक इसने टोटल कितनी चोरी की है, उसके बाद उसके देखा जाए कि एसेट्स इसकी सीज की जाए, है ना। इस तरह से आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और इंस्पेक्शन करने का क्या ट्रिक होता है, आपको कैसे पता लगे कि किसने चोरी किया, ऐसे डायरेक्टली तो आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा नहीं सकते, तो आप ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि भाई ये जो एम्प्लॉई है मेरा, ये मेरा एम्प्लॉई पहले आता था, पहले तो ये छोटा सा नोकिया का फ़ोन चलाता था, लेकिन पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इसके पास आईफोन 18 प्रो मैक्स है, भाई साहब ने नई क्रेटा ली है, टॉप मॉडल 25,000 इसकी सैलरी है, और ये क्रेटा टॉप मॉडल कैसे लेके आ रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक तो एमडी के पास वेन्यू है, एमडी के पास Hyundai वेन्यू है, बताओ कमाल है। ये टोयोटा की उसकी Hyundai क्रेटा लेके आया टॉप मॉडल, ये कैसे पॉसिबल हो गया। तो इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज ऑल अ रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड, कि रियल में क्या हो रहा है, एकदम से एक्सपेंस बढ़ गए, एकदम से आईफोन पे आ गया, तो इस तरह से आपने आइडेंटिफाई किया ना कि हाँ ये बंदा गड़बड़ लग रहा है भाई, ऐसे कैसे हो रहा है यार। देन रिव्यूइंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एग्जामिन रिकॉर्ड्स यूजिंग सैम्पलिंग, चेक फॉर क्लैरिटी, वैलिडिटी एंड रिवीजन कंट्रोल्स, एंश्योर डॉक्यूमेंट्स आर अप टू डेट एंड ऑथराइज्ड। ठीक है जी, तो यहाँ तक दोस्तों हमारा काम कंप्लीट है। हम मॉड्यूल को भी साथ साथ लेके चलेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट हमने मॉड्यूल से हर चीज़ कवर की है, ताकि कुछ भी सिलेबस से छूटे ना, ठीक है जी। देन ऑब्जर्वेशन, वॉच रियल टाइम प्रोसेस विदाउट इन्फरिंग, आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट इज ऑब्जर्व। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस, आपको रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछने हैं। गोडाउन में चोरी हुई है, आप क्वेश्चन पूछ रहे रिसेप्शनिस्ट से भी, तूने सबकी एंट्री ठीक की थी कि नहीं की थी, और गोडाउन का कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है, गोडाउन कंपनी से 10 किलोमीटर दूर है, चोरी गोडाउन में हुई है, ऑडिट आप कंपनी में कर रहे हैं, भाई साहब क्या बात कर रहे हैं हम। आपको रेलेवेंट रहना है, लॉजिकल रहना है। आप अपनी कंपनी के अंदर बैठे हैं, आपकी कंपनी के अंदर जो आपका वॉचमैन है, आप उसको कह रहे हैं तेरी गलती है भाई, कमाल है, यहां से बंदा निकल के तो वहीं गया है, वो यार उसको कैसे पता हो यहां से निकल के गोडाउन में गया। सही बात है कि नहीं। आपको रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछने हैं, सही चीज पूछनी है आपको, बड़ी चीज नहीं पूछनी, सही चीज पूछनी है। सही चीज छोटी सी भी हो सकती है, सही चीज बहुत बड़ी भी हो सकती है, पर सही होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट इज वर्टिकल ट्रैकिंग। वर्टिकल ऑडिटिंग क्या होती है, फॉलो अ ट्रांजैक्शन प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, हेल्प्स अंडरस्टैंड द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन। वर्टिकल ट्रैकिंग कैसे की, अब इसने कहा था मेरे कंप्यूटर गायब हो गए, तो मैं सोचता हूं कि वर्टिकल ट्रैकिंग करूंगा कि अब अगली बार जब कंप्यूटर अनलोड हो रहे होंगे गोडाउन में, तो मैं एक बार गोडाउन में जाके वेरीफाई करूंगा कि जब अनलोड करते हैं तब कौन कौन बंदा कंप्यूटर वहां पे अनलोड करके रखता है, और मैं वहां पे देखूंगा कि अनलोड कितने होते हैं और एंट्री कितनी की हो रही है। अनलोड हो रहे थे 1070, एंट्री हुई 1060 की, सेल हुई 1000 की, गायब हो गए 1060, 10 कंप्यूटर इन 60 के ऊपर से भी गायब हो गए, बिल वो मुझे गोडाउन में भेज रहा है कि सर आपके पास हमने 1070 की डिलीवरी की है, स्टॉक में आए 1060, सेल हुई 1000 की, है ना। 60 कंप्यूटर यहां से गायब हो गए, 10 कंप्यूटर सामान रखते हुए गायब हो गए। रियल लाइफ सिचुएशन है सर, ऐसा होता है कंपनियों में, ऐसा ही हो रहा है। ये भारत देश है दोस्तों, ऐसा बहुत कुछ होता है यहाँ पे। आप जब निकलोगे कॉर्पोरेट में, देन यू विल सी कि क्या क्या होता है दुनिया में, तो ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो वहां पे आप क्या करेंगे, वर्टिकल ट्रैकिंग। आप स्टार्टिंग से देखेंगे कि इसने यहाँ पे गोडाउन में से सामान रखा था, और सामान रखने वाले बंदे कौन कौन है, और ये सामान रखने के बाद किसको रिपोर्टिंग करते हैं, और सामान की उसको नोट करने वाला कौन बंदा है, एडमिन का काम कौन करता है, गोडाउन की चाबी किसके पास है। इसके बाद जब सामान सेल होता है, सेल करने के लिए यहाँ से कौन सी टीम जाती है जो कंप्यूटर उठा के लेके आते हैं, ठीक है, और फिर असेंबली कौन सी टीम करती है, फिर उसकी पैकेजिंग कौन सी टीम करती है, फिर बिल कौन बंदा काट रहा है। बिल काटने के बाद हम ये पूरा प्रोसेस, हमने इसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रैकिंग। सिंपल एग्जांपल, इसको किसी भी आप बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री के अंदर बड़े से बड़े स्केल के ऊपर एज्यूम किया जा सकता है, किसी भी प्रोसेस के ऊपर। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रैकिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सिमुलेट्स टेस्ट ऑन पीपल, प्रोसेस और सिस्टम्स, मस्ट बी कंडक्टेड विद द ऑडिटीज नॉलेज। ऑडिटी को बताना है भी आज हम क्या करेंगे, आज हम आपका प्रोसेस को, हम आज ये एक्सरसाइज 2-3 बार करेंगे जो हम वर्टिकल ट्रैकिंग कर रहे हैं। हम तेरे को बता रहे हैं कि हम ये चेकअप करने वाले हैं आज, इस तरह से हमारा रूटीन ऑडिट का फंक्शन है, तो यू हैव टू कोऑपरेट विद अस। ठीक है जी, उसको बता के आपको ये करना है। लेकिन सरप्राइज ऑडिट भी हो जाते हैं, बिना बताए भी ऑडिट आप कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है जी, तो आपने करा एक्सरसाइज, देन आप एक छोटा सा कंक्लूजन लिखेंगे, यूज मल्टीपल मेथड्स टू इंप्रूव ऑडिट रिलायबिलिटी। ठीक है, यूज मल्टीपल मेथड्स टू इंप्रूव ऑडिट रिलायबिलिटी। आपको मल्टीपल मेथड्स को यूज करना है ताकि ऑडिट की रिलायबिलिटी बढ़ जाए। फोकस ऑन फाइंडिंग द रूट कॉज, नॉट जस्ट द सरफेस इशू। आपको ऊपर से बातें नहीं करनी, ऊपर से बड़ी बातें नहीं करनी। जैसे इनके स्टैट ऑडिटर ने ऊपर से बड़ी बातें कर दी थी कि सर ठीक है 1000 कंप्यूटर सेल हुए, 1000 के पैसे आ गए, बैलेंस शीट मैच, ये ले स्टैट ऑडिटर ठप्पा, चक दे फटे। ऐसे आपको नहीं करना दोस्तों। आपको ऑन पेपर कंप्लाइंस में
नहीं करना आपको, उसको फिजिकली वेरीफाई भी करना है ना। उसके स्टैट ऑडिटर ने उसको फटाफट से वेरीफाई करके दे दिया कि ले भाई 1000 तेरे कंप्यूटर बिके, 1000 के पैसे आए, बैलेंस शीट तेरी मैच, एसेट बराबर लाइबिलिटी, ये ले मेरे साइन, काम खत्म, ऑडिट और कुछ क्या क्लीन रिपोर्ट, सारे कंप्लाइंस तेरे ठीक है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको रूट कॉज देखना है कि पिलफ्रेज कहाँ हो रही है, गड़बड़ कहाँ हो रही है, चोरी कहाँ पे हो रही है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और चोरी दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मान लो यार एक कोई कंपनी है, वो कंपनी कुछ फूड आइटम्स बनाती है, फूड आइटम्स बनाती है, तो उस फूड आइटम्स के अंदर से भी लोग सामान निकाल के लेके जाते हैं, उसके बीच बीच में सामान निकाल के लेके जाते हैं। अच्छा, आपने मार्केट में देखा है कि कुछ मार्केट में ऐसी जगह है जहाँ पे सोप्स मिलती हैं खुले में, है ना, जैसे लक्स की सोप होगी, पियर्स की सोप, वो ओपन में मिलती हैं, उन्होंने बड़े बड़े कट्टे भर भर के रखे होते हैं कि दिस सोप इज अवेलेबल एट चीपर प्राइस, वो सस्ते में मिलती है ना। कोई सर्फ का पैकेट खुले में सर्फ बिक रहा है सर 2000 रुपये किलो, 3 सर्फ एक्सेल मिल जाएगा आपको खुले में। तो ये सब पिलफ्रेज्ड गुड्स होते हैं, पिलफ्रेज चोरी का सामान होता है जो ब्लैक करके निकाला गया होता है। इसको रोकने के लिए इंटरनल ऑडिट एस्टेब्लिश किया जाता है। दोस्तों ये बहुत बड़ा काम है, किसी कंपनी के करोड़ों रुपए बचते हैं और करोड़ों रुपए डूबते हैं इंटरनल कंट्रोल की वजह से, इंटरनल ऑडिट की वजह से। इसलिए इंटरनल ऑडिट की इतनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए इंटरनल ऑडिट की इतनी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इसका स्कोप भी बहुत वास्ट है। नेक्स्ट इज प्रॉपर डाटा गैदरिंग लीड्स टू सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल ऑडिट। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप, आपने ऑडिट कर लिया, आपने डाटा ऑडिट नहीं सॉरी आपने डाटा कलेक्ट कर लिया। डाटा कलेक्ट करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। सो सिंपल सो इजी। अब डाटा मैंने कलेक्ट किया, मैं देखूंगा ना डाटा में क्या है क्या नहीं है, मैं समझूंगा इसको। तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 2, डाटा एनालिटिक्स, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डाटा एनालिटिक्स इन इंटरनल ऑडिट। डाटा एनालिटिक्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग रॉ डाटा टू डिस्कवर मीनिंगफुल पैटर्न्स, ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड सपोर्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है। की एलिमेंट्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स इन इंटरनल ऑडिट। जब भी आपके पास किसी चीज़ का डाटा होता है, किसी चीज़ के फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, तो आप उसको एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, आप एक कॉन्क्रीट सॉलिड डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ इतनी मेरी फिगर की इतनी चोरी हुई। आप कह रहे भी कुछ तो चोरी होगी, काफ़ी चोरी होगी, ये क्या बात हुई काफ़ी चोरी होगी, है ना भी काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे कंप्यूटर गायब कर दिए, काफ़ी सारे पैसों का नुकसान हो गया, क्योंकि ये क्या, ये तो बड़ी लेमैन बात कर दी आपने। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आपने डाटा निकाला कि सर 1070 कंप्यूटर्स अनलोड हुए और 1060 कंप्यूटर स्टॉक में गए, 1000 कंप्यूटर की सेल हुई, जिसका बैलेंस शीट मैच करके हमने फाइल कर दी, कंप्लाइंस में कोई गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन स्टॉक में से 60 कंप्यूटर गायब थे, 10 कंप्यूटर अनलोड करते हुए गायब हो गए। इस तरह से जब आप बात करेंगे, आपकी बात में वजन भी आएगा, आपकी बात में फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आ जाएंगे। इस तरह से आपको बड़े ही कॉमन सेंस के साथ बहुत टेक्निकल और बहुत सही सही बात आपको करनी है। वो सब पॉसिबल होता है एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करने के साथ साथ, ठीक है जी। यही बात यहाँ पे भी कही जा रही है कि की एलिमेंट्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स इंटरनल ऑडिट, एक्सेसिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा। Data is collected from various sources such as ERP system, database reports. Preparing data, raw data is cleaned and organized for further analysis. Analyzing pattern and relationships. Tools are used to identify trends, anomalies and relationship among the data points. Then interpretation of results help the auditor understand whether the business rules, controls, policies are being followed or not. Then fact-based reporting. Results are presented clearly to management through dashboard, visuals and reports. अब benefit क्या इंटरनल ऑडिट के 100% ट्रांजेक्शन टेस्टिंग, फ्रॉड डिटेक्शन हो जाता है, इससे कंट्रोल असेसमेंट हो जाता है, एरर आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है। फिर आप इसके बाद छोटा सा एक कंक्लूजन आपको हर क्वेश्चन के एंड में लिख के आना है कि डाटा एनालिटिक्स एम्पावर्स इंटरनल ऑडिटर्स टू मूव बियॉन्ड ट्रेडिशनल मेथड्स एंड ऑफर डीप रियल टाइम एंड फैक्ट ड्रिवन इनसाइट्स फॉर बेटर रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। तो यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आ गई। अब डाटा एनालाइज करूँ तो करूँ कैसे डाटा को एनालाइज किया जाता है दोस्तों? या तो आप डाटा को कैलकुलेट करके एनालाइज करेंगे या फिर आप उसको विजुअलाइज करके एनालाइज करेंगे। कैलकुलेट करके कैसे एनालाइज करते हैं? मीन मीडियन मोड। आपने सबने 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इकोनॉमिक्स नहीं तो मैथ सबने पढ़ी है, अलजेब्रा या फिर इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो मीन मीडियन मोड निकाल के जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं, हमने देखा होगा ना कि स्टैटिस्टिक सैम्पलिंग है ना, सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं, फिर बैच मेथड यूज़ करते हैं। इस तरह से हम डाटा को जो है मीन मीडियन मोड से स्टैटिस्टिकल उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। देन विजुअलाइजेशन टेक्निक, हमने सारे 10 साल की सेल निकाली, 10 साल की सेल निकाल के हमने एक चार्ट बनाया, 10 साल की सेल निकाल के हमने चार्ट बनाया और उसमें हमने देखा कि इस साल सेल ज़्यादा हो रही थी, इस साल सेल कम हो रही थी, इस साल सेल ज़्यादा हो रही थी, इस साल सेल कम हो रही थी। वो जो आप ऐसे ऐसे देखते हैं ना, दैट इज़ अ डाटा एनालिसिस टेक्निक। तो यही बात दोस्तों क्वेश्चन के अंदर भी लिखी हुई है, इससे अलावा कुछ भी लिखा नहीं हुआ। आंसर, डाटा एनालिटिक्स इन इंटरनल ऑडिट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा एनालिसिस and interpretation of data, derive meaningful insights, identify exceptions and support decision
मेकिंग। की टेक्निक्स यूज्ड, स्टैटिस्टिकल टेक्निक इन्वॉल्व डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, कॉमन टूल्स मीन, मीडियन मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, स्प्रेड, used to estimate population characteristics and detect trends. Visualization technique help to present data clearly using graphs and charts, example pie chart, line chart, box plot, heart map, scatter plot etc. used in reporting phase, simplifying the complex data. तो दोस्तों इस तरह से इसको किया जाता है कि मंथली कंजप्शन थी। अब मेरे को गड़बड़ चेक करनी है कि गड़बड़ हो कहाँ रही है। अब मेरी मंथली कंजप्शन, हर साल मेरी मंथली कंजप्शन 15,000, हर महीने मेरी मंथली कंजप्शन 15,000 की हो रही है, लेकिन सडनली एक महीने में मेरी कंजप्शन जो है वो सडनली एकदम से 40,000 आ गई। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं दोस्तों। यहाँ पे एक कंपनी में क्या हुआ कि वो ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी। वो बेसिक गुड्स बनाते थे, बेसिक गुड्स चप्पल बनाते थे, फुटवेयर बनाते थे, फुटवेयर जब वो बनाते थे, अब फुटवेयर बनाते बनाते उनके क्या था, 12 मशीन्स थी उनके पास। 12 मशीन्स के अंदर से 10 मशीन्स ऑपरेटिव थी, 2 मशीन्स ऑब्सोलीट थी, 2 मशीन्स खराब पड़ी थी। तो वहाँ पे जो वर्कर काम करता था उसको समझ में आ गया कि ये मशीन को ठीक कैसे करते हैं। उसको पता लग गया कि ये मशीन में गड़बड़ क्या है, छोटी मोटी गड़बड़ है तो मैं ठीक करवा लेता हूँ। तो उस भाई ने क्या किया, उस भाई ने उन 2 में से एक मशीन को ठीक करवा के एक साइड में ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। अभी तक कंपनी के ओनर्स को नहीं पता कि हमारी मशीनें टोटल 11 चल रही हैं, मशीनें टोटल 11 चल रही हैं। 10 मशीन्स का फुटवेयर का आउटपुट आता था 1000 फुटवेयर, 10 मशीन का आउटपुट था 1000 फुटवेयर और 11 मशीन का आउटपुट था 1100 फुटवेयर, है ना। पर आवर गिन लो आप, पर आवर में वो 100 फुटवेयर बना देता था, पर आवर में वो 100 फुटवेयर बना देता था। तो एक मशीन से 100 फुटवेयर निकलते थे। अब मेरा हर महीने बिल जो आता था वो आता था 10 मशीनों के हिसाब से। मेरा हर महीने का बिल आता था 10 मशीनों के हिसाब से। मेरा बिल हर महीने आता था 60,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता था। सडनली क्या होने लग गया, सडनली ऐसा होने लग गया कि 10 मशीनों का तो जितना बिल आ ही रहा था, एकदम से बिल मेरा 80,000 आने लग गया, 80,000 मेरा बिल आने लग गया। जब इसका ऑडिट किया तो पता चला कि एक्चुअल में 11 मशीनें चल रही थी, 10 मशीनें दिन में चलती थी, 2 मशीनें, एक मशीन दिन रात चल रही थी। उससे जितनी प्रोडक्शन वो कर रहा है वो सारा बचे कुचे रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन करके वो 200 अपनी निकाल के चप्पलें अपनी अपनी बेची जा रहा है ना। हजार फुटवेयर मालिक के बना रहा है और 200 फुटवेयर अपने बना के अपने लेवल पे उसको ब्लैक कर रहा है, अपने लेवल पे उसको ब्लैक कर रहा है। तो ये दोस्तों ऑडिट के अंदर फाइंडिंग निकल के आई। ये तब तक नहीं पता लग सकता जब तक इंटरनल ऑडिट ना हो। आपको क्या पता कि मेरी 2 ऑब्सोलीट मशीनें बंद पड़ी हैं कि चल रही हैं। तो इस तरह से इसको चेक किया जाता है। बिजली का बिल बढ़ा तो दिमाग घुमा कि बिजली का बिल कैसे बढ़ा, है ना। तो इस तरह से डाटा को एनालाइज किया जाता है। इसी तरह से आपको अपनी जिस भी कंपनी में आप अपॉइंट होंगे तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी, तो आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि उसका इंटरनल ऑडिट आपके कंट्रोल से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपको उसको इंटरनल ऑडिट लेना ही लेना है, लेना ही लेना है दोस्तों। आप मेरी बात समझें, इसका एक सामाजिक रूप से एक थोड़ा सोसाइटल उससे मैं आपको बताता हूँ। हर आदमी अगर आपको रिपोर्ट करेगा, हर आदमी अगर आपसे पूछ के काम करेगा, है ना, तो आपकी उस कंपनी को आदत लग जाती है, आपकी उस कंपनी को आदत लग जाती है। अगर हर व्यक्ति आपसे पूछ के काम करेगा, आपको रिपोर्ट करेगा, तो आप एक सिग्निफिकेंट पर्सन हो जाते हो उस कंपनी के अंदर। आपसे पूछे बिना कोई डिसीजन नहीं लेगा। आपने सुना है ना, ऐसे ऐसे कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो जिनसे पूछे बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन तक नहीं करते, बात तक नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो दोस्तों इसी तरह से अपना होल्ड बनाते हैं, हर डिपार्टमेंट के ऊपर होल्ड बनाते हैं। तो इस तरह से आपको होल्ड बनाना पड़ेगा। ये कॉर्पोरेट सीक्रेट्स, सीक्रेट्स क्या है यार, मतलब ये बेसिक ह्यूमन नेचर है कि कहीं पर भी आपको एस्टेब्लिश होना तो आपको अपना रोल बढ़ाना पड़ेगा। आपको लोगों को खुद पे डिपेंड करना पड़ेगा, लोगों को खुद पे डिपेंड करना पड़ेगा कि भाई आप मेरे से पूछे बिना नहीं करोगे। आपको अपना रोल जस्टिफाई इस तरह से करना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द टूल्स एंड स्टेजेस इन डाटा एनालिटिक्स फॉर इंटरनल ऑडिट। तो दोस्तों ये थे हमारी टेक्निक, स्टैटिस्टिकल टेक्निक, विजुअलाइजेशन टेक्निक, टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और डाटा एनालिटिक की टेक्निक लगाएंगे। ठीक है, यही सिंपल है दोस्तों। कैसे करेंगे आप इसको ना, द डाटा एनालिटिक प्रोसेस इन्वॉल्व्स 5 मेन स्टेजेस: एक्सेस, एक्सट्रैक्शन, प्रिपरेशन, एप्लीकेशन, स्टोरेज ऑफ रिजल्ट। सबसे पहले तो आप डाटा को एक्सेस करेंगे, फिर उस डाटा में से जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर आप उसको एक फॉर्मली रिपोर्ट में प्रिपेयर करेंगे, फिर आप उसको अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप उसको स्टोर करेंगे जो जो आपके लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। तो यही है एक्सेस टू डाटा, गेन एक्सेस टू ऑडिट डाटा थ्रू मैनुअल रिकॉर्ड्स, रिमूवल डिस्क, रीड ओनली एक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफर, क्लाउड एक्सेस, रियल टाइम डाटा शेयरिंग। टूल मस्ट सपोर्ट मल्टीपल एक्सेस मॉडल्स। तो इस तरह से दोस्तों आप डाटा को एक्सेस करेंगे।
डाटा को इस तरह से एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा, रेफर्स टू सिलेक्टिंग एंड ब्रिजिंग रेलेवेंट डाटा सेट टू ऑडिटेड एनवायरमेंट, इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग डाटा सेट्स, क्वेरिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग ओनली नीडेड डाटा, रिक्वायर्स कनेक्टर्स एंड एबिलिटी टू रीड डाटाबेसेस, जो आपको जरूरी चाहिए उस डाटा को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन डाटा प्रिपरेशन, making datasets analysis ready by cleaning null, missing duplicate or outlier values, joining or splitting datasets, ensuring consistency and accuracy, prepare structured usable data for analysis. Now last is applying data analytical techniques. अब आपके पास डाटा आ गया, आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब आप उसके ऊपर मेथड लगाएंगे, मीन का, मीडियन का, मोड का, या और भी किसी तरह से जो आप स्टैटिस्टिकल मेथड उसके ऊपर लगा के उसको एनालाइज करेंगे। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि यूज टूल एंड एल्गोरिदम स्टैटिस्टिकल एंड विजुअलाइजेशन ओपन सोर्स लाइक आर, पाइथन और लाइसेंस्ड ACL आइडिया। टूल्स आर चूजन बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, रेपिटेबिलिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ द रिजल्ट। देन यूजेज इन ऑडिट स्टेजेस, इस डाटा का कहाँ यूज करेंगे? प्लानिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन के अंदर यूज होगा, रिपोर्टिंग के अंदर यूज होगा, हर जगह यूज होता है यार, डाटा तो हर जगह यूज होता है। उससे तो बिना डाटा के तो क्या ही ऑडिट करेंगे आप, बिना डाटा के तो क्या ही ऑडिट करेंगे। कंक्लूजन, डाटा एनालिटिक्स एम्पावर auditor to deal with large and complex data sets, draw insights and provide assurance on governance and control system. It improves efficiency, accuracy and overall audit quality. Next is documentation and working papers. Documentation क्या होता है दोस्तों? रीढ़ की हड्डी है डॉक्यूमेंटेशन। जिसकी डॉक्यूमेंटेशन बेस्ट होती है ना, उस बंदे को कोई हरा नहीं सकता। आधी गेम तो बंदा डॉक्यूमेंट पे ही जीत जाता है। और सबसे जो क्रिटिकल टास्क है और जो सबसे जरूरी टास्क है दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। मैक्सिमम जो गेम है वो डॉक्यूमेंटेशन पे जीती जाती है। जितने बड़े बड़े कंपनी सेक्रेटरीज हैं, ऑल द सीनियर कंपनी सेक्रेटरीज, दे फोकस ओनली ऑन डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन शुड बी मतलब एज सॉलिड एज कॉन्क्रीट, कि उसको कोई चैलेंज ना कर सके, है ना, उसको कोई चैलेंज ना कर सके। तो इसी बारे में दोस्तों यहाँ पे बात की गई है कि व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वर्क पेपर्स इन इंटरनल ऑडिट। ये समझाने से पहले मैं आपको एक छोटे से एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा दोस्तों। हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। अब आप कंपनी में इंटरनल ऑडिट के हेड बन गए हैं, आपको एक इंटर्न भी मिल गया, अब आप सीनियर हो गए हैं, आपके साथ एक इंटर्न भी है। तो अब बात चल रही है कि सर अब हमको ना डॉक्यूमेंटेशन करनी है। सर डॉक्यूमेंटेशन करनी है मतलब सर ऐसा करते हैं, सारे डिपार्टमेंट से एक बार डाटा कलेक्ट करते हैं, सबको बुलाओ भी, HOD HR को बुलाओ, IT वाले को बुलाओ, फाइनेंस वाले को बुलाओ, सबसे एक बार डाटा कलेक्ट करके ले आओ। अब हमको डॉक्यूमेंटेशन तो करनी पड़ेगी। तो कंपनी सेक्रेटरी साहब क्या करते हैं, सबसे डाटा कलेक्ट करते हैं एंड ही इज़ डूइंग डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज एक्चुअली स्ट्रक्चरिंग, क्रोनोलॉजी के अंदर उसको अरेंज कर रहे हैं कि कौन से डिपार्टमेंट से क्या मुझे डाटा लिया और उसको किस तरह से मैं ऑर्गेनाइज करूँ। सो ही इज डूइंग प्रोसेस मैपिंग, कंट्रोल टेस्टिंग, रिस्क इंडिकेटर, एविडेंस रिव्यू, ये सब उसको देख रहा है। सारी फाइलें आके इकट्ठी हुई है। ऐसा एज्यूम करो यू आर कंपनी सेक्रेटरी, आपके पास डाटा आपने मांगा, आपके पास सारी फाइलें आके आपके टेबल पे रखी गई। वो तो ऐसा करते हैं सर, सारी फाइलें लाके आपके टेबल पे रख देते हैं। दोस्तों मैंने एक बार इंटरनल ऑडिट किया था, एक स्कूल का इंटरनल ऑडिट आया था। तो मैं इंटरनल ऑडिट के ऊपर गया, तो मैंने कहा भाई आपका क्या वर्क वहाँ पे डिफाइन करना है। तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि सर हमारे साथ क्या हुआ ना कि हमको हमारे एम्प्लॉयज़ पर डाउट हो रहा है, हमारे कैशियर एम्प्लॉय के ऊपर डाउट है कि ये कैश जो है ना टाइम से बैंक में जमा नहीं करवाता, ये कैश जो है टाइम से बैंक में जमा नहीं कराता, हमेशा कैश लेट जमा कराता है, जितनी भी स्कूल की फीसें आती हैं ये हमेशा लेट जमा कराता है। तो ये पिछले 10 साल से यहाँ पे एम्प्लॉई है, तो आप हमें चेक करके बताओ कि क्या ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं चेक करके दे दूंगा। तो भाई साहब उन्होंने क्या किया, पिछले 10 साल की जितनी उनकी रिसीट्स थी सारी फाइलें ला के टेबल के ऊपर रख दी कि ये पड़ेगी फाइलें, आप कर लो अपने आप ऑडिट। मतलब समझो आप, मैनुअल रिकॉर्ड थे और 10 साल की फाइल उन्होंने ला के रख दी। मैंने कहा यार कमाल है, मैं ऑडिट करूं लेकिन ऑडिट करूंगा मैं किसी चीज़ से, यार डॉक्यूमेंटेशन का कुछ रिकॉर्ड तो बनाऊंगा, कहीं तो बनाऊंगा, मुझे कुछ दो तो सही। तो भाई साहब उन्होंने मुझे कैलकुलेटर ला के दे दिया, कह रहे ये रहा कैलकुलेटर, गिन ले। कहा भाई ये अजीब है यार, इतनी सारा मैं डाटा कैलकुलेटर पे कैसे गिनूं। मैंने कहा प्लीज़ गिव मी अ कंप्यूटर दो, एटलीस्ट एक्सेल तो दो, एटलीस्ट एक्सेल तो दो। तो आपको बताना पड़ता है वहाँ पे कि क्या करना है। तो उन्होंने फिर मेरे को कंप्यूटर दिया, एक्सेल दिया। तो फिर मैंने उसके डाटा का एक प्रिपरेशन किया और फिर एक उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन को पहले तो मैंने ईयर वाइज अरेंज किया, ईयर वाइज अरेंज करने के बाद फिर मैंने क्लास वाइज अरेंज किया, क्लास वाइज अरेंज करने के बाद मैंने उनको डेट वाइज अरेंज किया, क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज अरेंज किया। वो ऑडिट फाइल मैं आपको लेक्चर्स के अंदर दिखाऊंगा दोस्तों, सारा आपको रियल इंटरनल ऑडिट दिखाऊंगा मैं आपको। उसके अंदर मैं आपको, जब हम ऑडिट एविडेंस का टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे ना, ऑडिट एविडेंस का, देन आई विल शो यू कि एक्चुअल में इंटरनल ऑडिट में से ऑडिट एविडेंस कैसे निकाला जाता है। तो मैं आपको एक उसका रियल में इंटरनल ऑडिट कैसे किया मैं आपको वो भी उसके अंदर दिखाऊंगा, तो डोंट वरी। तो हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। तो भाई साहब के पास भी ऐसे करके फाइलें यहाँ पे
आ गई, सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, बड़ी फाइलें फाइलें फाइलें। अब इसको कैसे सीधा करेगा, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करेगा, डेट वाइज अरेंज करेगा, डिपार्टमेंट वाइज अरेंज करेगा, मंथ वाइज अरेंज करेगा, ईयर वाइज अरेंज करेगा, ताकि इसको कुछ भी डाटा चाहिए हो तो ये उससे 2 मिनट में निकाल सके। भी इस ईयर के इस मंथ का इस डिपार्टमेंट का ये डाटा चाहिए, इस ईयर के इस डिपार्टमेंट के इस मंथ का ये डाटा चाहिए, तो उसने फाइल उसको इस तरह से अरेंज किया कि वो फटाफट वहां से निकाल के दे देगा। अल्फाबेटिकली अरेंज कर दे, क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर दे, टाइम बेस्ड हो, नेम बेस्ड हो, किसी ना किसी तरह से उसको अरेंज करना पड़ेगा क्रोनोलॉजिकली। दिस इज कॉल्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसी को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं दोस्तों। सब चीजों को सही जगह पे, सही क्रम में, सही समय के अनुसार, और उसको क्या कहते हैं, सही टाइमलाइन में, सही क्रोनोलॉजी में रखना। दिस इज कॉल्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सही चीजों को, आपके पास उलझी हुई तारें आई, आपने सीधी करके सब कुछ सही सटीक जगह पे लगा दी, दैट इज कॉल्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। भाई साहब ने भी यही काम किया। फिर सर ट्रेनिंग आती कि सर ये सब क्या डॉक्यूमेंट्स आप इतने सारे खोल के बैठे हो। कहते सर दीज आर द डॉक्यूमेंट्स which we must review to establish the nexus for internal audit of the company. Audit documentation refers to the record of an audit procedures performed, audit evidence obtained and conclusions reached by the auditor. So this is how professional audit really happens. ये अपने इंटर्न को बता रहे हैं। फिर इंटर्न कहते हैं कि सर ये जो आप हाथ में एक फाइल ले रहे हो, सुपर कॉन्फिडेंशियल रेस्ट्रिक्टेड, ये क्या है, ये कैसी फाइल है, ये फाइल से क्या ले रहे हो आप। तो कहते हैं दिस कंटेन सेंसिटिव ऑब्जर्वेशंस, कंट्रोल गैप्स, प्रीलिमिनरी रिस्क फाइंडिंग्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी ऑफ ऑडिट इंफॉर्मेशन आर नॉन नेगोशिएबल। मतलब जब मैं स्कूल का इंटरनल ऑडिट कर रहा था, मानेंगे मेरे 10 साल की जो इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स आई थी, उन बड़ी बड़ी फाइल्स के अंदर पूरे 10 साल का इतना, यार 10 साल में 10 साल गड़बड़ नहीं रही होगी, हर साल में किसी 2-3 दिन में मेरे को गड़बड़ मिलेगी। जो जनरल रहता है 2-3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन, जितनी गड़बड़ मिलेगी मैं उतने का एक एविडेंस अपने पास प्रिपेयर करूंगा। उस एविडेंस को मैं जहां पे रखूंगा, जिस फाइल में रखूंगा, दैट इज कॉल्ड ऑडिट फाइल। इसको आपको सुपर प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है। हर तरह का इंफॉर्मेशन इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मेरे मतलब का इंफॉर्मेशन, ऑडिट के मतलब का इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड ऑडिट फाइल। तो यही यहाँ पे मैंने बताया। फिर भाई ने ऑडिट फाइल को स्कैन करके अपने स्टोरेज के ऊपर सेव कर लिया। ऑडिट फाइल जब भी आप बनाते हैं, ऑलवेज टेक अ बैकअप। जब भी आप किसी कंपनी में ऑडिट फाइल बनाएंगे, आपको उसके 2-2, 3-3 बैकअप हमेशा रखने हैं। उसको अपनी स्टोरेज के ऊपर भी अपलोड करके रखना है, ताकि ये गायब ना हो जाए। ये बड़ा एक जरूरी पॉइंट है कि आपको 2-3 बैकअप रखने हैं, फिजिकल बैकअप ऑडिट फाइल में, और उसका एक क्लाउड बैकअप आपको स्कैन करके भी फाइल्स रख लेनी है। तो दिस इज कॉल्ड एन ऑडिट फाइल। इट इज वन और मोर फोल्डर और स्टोरेज मीडिया, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक, कंटेनिंग रिकॉर्ड्स दैट कंप्राइज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट। कि ऑडिट किसका कराना है, कि गड़बड़ कहाँ है, वो हम ऑडिट फाइल में लिखेंगे, ठीक है ना। तो वो कहती है ट्रेनिंग सर, अंडरस्टूड सर, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोटेक्ट्स द ऑडिट एंड ऑडिटर। नॉलेज ट्रांसफर टुडे बिकम्स द लीडरशिप टुमारो। अगर आज आपके पास नॉलेज रहेगी तो आप कल लीडर बन ही जाएंगे। दोस्तों हमारी बुक्स आप अगर स्टडी मटेरियल इफ यू वांट टू परचेज, यू कैन परचेज फ्रॉम इंस्टाग्राम। ओके, सो यहाँ पे थे हम। नेक्स्ट इज, आप क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वर्क पेपर इन इंटरनल ऑडिट। मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन मीन्स ऑडिट वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर्ड और obtained by the auditor and retained by him during the audit. As per SA 230, audit documentation is record of procedures performed, audit evidence obtained, conclusion reached. ये SA 230 क्या है दोस्तों, मैं आपको पहले SA 230 ही खोल के दिखाता हूँ। हमको दोस्तों जब भी हम प्रोफेशनल स्टडीज करते हैं, वी शुड ऑलवेज यूज द रेफरेंस बुक्स। इसके अंदर बहुत सारी रेफरेंस बुक्स जो हमको लिखी रहती हैं, वो हमको सारी की सारी रेफरेंस बुक को पढ़ना है। मैं नहीं कह रहा याद करना है, मैं कह रहा हूँ पढ़ना जरूर है। इससे एक तो हमारी नॉलेज एनहांस होती है, दूसरा अथॉरिटी बिल्ड होती है दोस्तों, और अथॉरिटी ऑलवेज बिल्ड अपॉन नॉलेज। दूसरा चीजें ना स्ट्रक्चर होती हैं, जितना आप इसको पढ़ के समझ के क्या कहते हैं वो करेंगे ना इम्प्लीमेंट, वो स्ट्रक्चर हो जाएगा। एक अनस्ट्रक्चर्ड है, एक स्ट्रक्चर्ड है। किसी भी चीज को स्ट्रक्चर्ड करने के लिए उसके बारे में डिटेल में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वी विल ओपन ICAI का स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इम्प्लीमेंटेशन गाइड टू स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग ऑन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। SA 230 इज स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग ऑन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर एक स्टैंडर्ड बना रखा है ICAI ने, एंड 72 पेजेस का ये एक स्टैंडर्ड 72 पेजेस का है। तो हम इसको दोस्तों स्टडी करेंगे है ना जी। ये हमारे लिए बहुत रिलेवेंट है। इसके अंदर दोस्तों आपको समझ में आएगा कि ऑडिट एविडेंस को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है। लेकिन अभी हम जितना भी पूछा उतना पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको उस टॉपिक के ऊपर भी लेके जाऊंगा। तो सी दिस, इसका चैप्टर नंबर 2 है कंसेप्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। Document is the context of audit, refers more to that which is required to be maintained by auditor to record his findings during the course of audit. आपने ऑडिट में क्या किया, आपने ऑडिट में क्या किया, वो सब
आप डॉक्यूमेंट करेंगे तभी तो पता लगेगा कि आपने ऑडिट किया। आपने ऑडिट किया, आपने मन मन में बता दिया कि हाँ सर ठीक है 60 कंप्यूटर चोरी हुए, ठीक है 60 कंप्यूटर की FIR दर्ज कराई और काम खत्म। काम खत्म कैसे सर? आप उसका एक डॉक्यूमेंटेशन तो करेंगे ना सर, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन तो करेंगे ना। 60 कंप्यूटर के 60 इनवॉइसेस कहाँ हैं? आप FIR कराने गए, 60 कंप्यूटर के 60 इनवॉइसेस कहाँ हैं? परचेज का इनवॉइस कहाँ है कि मैं 60 गोडाउन में लेके भी आया था? पुलिस वाले ने क्वेश्चन पूछा, आपके पास क्या प्रूफ है कि वो आपके कभी थे भी? 60 कंप्यूटर के 60 इनवॉइसेस कहाँ है? परचेज इनवॉइस तो होने चाहिए, नहीं थे। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। देन व्हाई डॉक्यूमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट? Documentation is considered the backbone of an audit. The work that auditor performs, the explanation given to the auditor, the conclusions arrived at are all evidenced by the documentation. Poor documentation depicts poor performance in an audit. The auditor may have executed appropriate audit procedure. However, if there is no documentation to prove, it is equal to having not done any work at all. कि आपने अगर डॉक्यूमेंट प्रूव, आपने ऑडिट तो बहुत अच्छा कर दिया लेकिन आप उसको प्रूव ही नहीं कर पाए, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि आपने ऑडिट किया ही नहीं है। इम्प्रॉपर एंड इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन एट टाइम्स मे इवन पुट द ऑडिटर इन एम्बेरेसिंग सिचुएशंस। तो यही दोस्तों यहाँ पे बात लिखी गई है। पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स इन प्लानिंग, सुपरवाइजिंग, रिव्यूइंग, एविडेंस ऑफ ऑडिट कंक्लूजन, कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल ऑडिटर्स, एक्सटेंट ऑफ रिलायंस। किसी चीज़ के ऊपर अगर पुख्ता बात करनी हो तो पुख्ता बात सबूत से होती है। सबूत आप डॉक्यूमेंटेशन से ही कलेक्ट कर सकते हैं। की एस्पेक्ट्स कंसीडर्ड, आप यहाँ पे आएंगे दोस्तों हमारे मॉड्यूल के अंदर, मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड वर्किंग पेपर्स, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये हम स्टडी करते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब आपको समझ में आया? ठीक है जी। नाउ की एस्पेक्ट्स कंसीडर, क्या कंसीडर करते हैं जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस। जब भी हमको डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो हमको देखना है कि उसका स्टेटस क्या है। यही बात एसए 230 में भी लिखी हुई है, एसए 230 में भी लिखी हुई है कि आप कैसे करेंगे। टिपिकल डॉक्यूमेंटेशन स्पैन्स द फॉलोइंग। क्या क्या आप चेक करेंगे जब आप किसी कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होंगे? वो कहता है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, टाइम एंड कॉस्ट बजट, ऑडिट प्रोग्राम, रिस्क असेसमेंट, टीम डिस्कशंस, वर्किंग पेपर, कंक्लूजन्स, कम्युनिकेशन। ये सब कुछ आप एक बार चेक जरूर करेंगे। ठीक है जी। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस, इंटरनल ऑडिट मे बी इन हाउस और आउटसोर्स, ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट फ्रीली टू द टॉप मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ ऑडिट फंक्शन, आप डिफाइन करेंगे कि इसको ऑडिट कितना करना है, कहाँ करना है, कब तक करना है। एक्सटर्नल ऑडिटर शुड नो द कवरेज एंड इंपैक्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। देन टेक्निकल कॉम्पिटेंस, कि जिससे हम ऑडिट करा रहे हैं क्या वो टेक्निकली क्वालिफाइड है भी है कि नहीं है। वर्क शुड बी परफॉर्म बाय क्वालिफाइड पर्सन विद प्रॉपर स्किल्स। देन ड्यू प्रोफेशनल केयर, कि जब भी अपना ऑडिट कर रहा था तो इसने ढंग से उसके फाइलें रखी भी हैं कि ऐसे लूज एंड छोड़ दी हैं, कि सारी फाइलें इकट्ठी करके लाया, जो जो काम की थी वो फाइल में रखी, बाकी ऐसे बत्ती बना के फेंक दी। ऐसे ऑडिटर को नहीं रखना आपने। Audit must be properly planned, document and reviewed. Presence of manuals and program is the key. Monitoring internal control. Internal audit may be responsible for checking and improving internal controls. Examination of financial and operational info ensures accuracy of reports, balances and transactions. Review of operating activities evaluates efficiency, economy and effectiveness. Compliance review ensures adherence to law, regulations and internal policies. Then risk management identifies risk and helps improve the control system. Governance assess ethics, accountability, performance and communication with the organization. As simple as that. ये सब आपको चेक करना है। अब दोस्तों एसए 230 के अंदर हमारे जो स्पैन ऑफ ऑडिट है, जो हमारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो थोड़े से अलग दिए गए हैं और मॉड्यूल के अंदर थोड़े से अलग दिए गए हैं। आपको एग्जाम के अंदर मॉड्यूल वाले लिख के आने हैं। एसए 230 वी आर स्टडिंग फॉर रेफरेंस पर्पज ओनली। हमें पता होना चाहिए कि उस स्टैंडर्ड में क्या लिखा गया है, क्योंकि प्रोफेशनल स्टडी जब हम करते हैं एज अ प्रोफेशनल वी शुड ऑलवेज स्टडी लाइक वी आर, मतलब हमें आदत इसकी होनी चाहिए कि काम कैसे करना है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक कोई बच्चा है, ही इज़ डूइंग सीए और सीएस और सीएमए और वट एवर एनी कोर्स। इस बच्चे को आदत है कि ये सिर्फ वीडियो देख के समझता है। बच्चा सिर्फ वीडियो देख के समझता है। बच्चे को सिर्फ अगर कोई टीचर बता रहा है तभी समझ में आता है, अगर सामने किताब रख दी जाए तो समझ में नहीं आता, क्रिटिसाइज नहीं कर पाता। कल को ये बच्चा कॉर्पोरेट में जाता है, इसके पास ऐसी कोई क्वेरी खड़ी हो जाती है सामने आके, तो अब ये बच्चा रिसर्च नहीं कर पाएगा। ये बच्चा सिर्फ होगा कि मुझे कोई छोटे मोटे नोट्स दे दे, मुझे कोई समझा दे, कोई बता दे, तो हमेशा डिलेमा में रहेगा कि मुझे कोई समझा नहीं रहा, मुझे कोई बता नहीं रहा, मैं कैसे करूँ, मुझे क्या पता।
तो इस एटीट्यूड को या फिर इस प्रॉब्लम को टैकल करने का एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज इन डिटेल स्टडी, क्रॉस रेफरेंस। आपको मल्टीपल बुक्स पढ़नी है। जब आप बुक की आदत आपको होगी, अगर आपको बुक की आदत होगी, आपको बुक की आदत डालनी, लेक्चर की आदत नहीं डालनी। जब आपको बुक की आदत होगी तो रियल लाइफ में आप कभी भी आप प्रॉब्लम में फंस ही नहीं सकते। अगर आपको डायरेक्ट रेफरेंस से पढ़ना आता है, आप खुद ही इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। अभी जैसे हमने एसे 230 को स्टडी किया, एसे 230 के अंदर अलग बात लिखी हुई थी और हमारी बुक के अंदर अलग बात लिखी हुई थी। अब यहाँ पे हम जो माइंड लगा रहे हैं कि हमको एग्जाम में क्या लिखना है, हमको एग्जाम में हमारी बुक वाला लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर के पास तो हमारी बुक है ना, उसके पास एसे 230 नहीं है। लेकिन जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में जाऊंगा तो मुझे एसे 230 को फॉलो करना है। एसे 230 को फॉलो तभी कर पाऊंगा जब मुझे इसके बारे में पता होगा। पता करने का एक ही तरीका है कि उसको पढ़ के देखा जाए। किसी भी चीज को जानना हो उसको करके देख लेना चाहिए। किसी भी चीज को जानना हो तो उसे करके देख लेना चाहिए। इंटरनल ऑडिट के बारे में जानना है, इंटरनल ऑडिट करके देख लेना चाहिए। फोरेंसिक ऑडिट के बारे में जानना है, फोरेंसिक ऑडिट करके देख लेना चाहिए। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। तो आपको हमेशा बुक्स की आदत डालनी है। आपको एक अगर कंसल्टेंट बनना है, अगर आपको एक एडवाइजर बनना है, एडवाइजर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनना है, कंसल्टेंट टू द कॉर्पोरेट कंसल्टेंट बनना है, आपको एक सीनियर प्रोफेशनल बनना है, तो देन यू शुड हैव दिस हैबिट ऑफ क्रॉस रेफरेंसिंग एंड रेफरेंसिंग डायरेक्टली फ्रॉम द मटेरियल। एसे 230 लिख भी दिया तो मैंने पूरा एसे 230 पढ़ डाला, एसे 230 पढ़ डाला, मेरी क्लैरिटी एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगी कि हाँ एसे 230 में ये लिखा था, मेरी बुक में ये लिखा था, अभी मेरे लिए मेरी बुक रेलेवेंट है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में मेरे लिए एसे 230 इंपॉर्टेंट है। इस तरह इस लेवल की जब आपकी क्लैरिटी रहेगी तो उससे आपको हमेशा एक लिवरेज मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा प्रोफेशनल जहां सिर्फ रिसोर्सेज ढूंढ रहा होगा, वहां पे आप एक रिसर्च करके आपके पास एक कॉन्क्रीट एक नॉलेज का एक फाउंडेशन होगा। दोस्तों इस तरह से आपको इसको स्टडी करना है। तो हम कहाँ थे, फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दैट डिपेंड्स ऑन ऑडिटर्स जजमेंट मे वेरी बेस्ड ऑन। अब डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है, दोस्तों कंपनी टू कंपनी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। हर इंडस्ट्री का इंटरनल ऑडिट दूसरी इंडस्ट्री की इंटरनल ऑडिट से डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एक स्कूल का अगर मैं इंटरनल ऑडिट करूंगा तो मैं स्कूल के इंटरनल ऑडिट के अंदर चेक क्या करूंगा, अभी इनकी फीस कितनी आ रही है, इनका फीस का पे आउट कितना है, इनकी फीस कितनी आ रही है और इनका फीस का पे आउट कितना है, और ये फीस कब आ रही है, कब बैंक में जमा हो रही है। ठीक है ना, कैशियर कौन है, हेड कैशियर कौन है, कैशियर रिपोर्टिंग किसको करता है, ये अपनी बुक्स टैली में मेंटेन करते हैं कि सैप में मेंटेन करते हैं, है ना। और ये इनका जो क्या कहते हैं मंथली, इनका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो किस तरह का है। स्कूल का मंथली एक्सपेंडिचर क्या होगा, बस का खर्चा है, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, वाईफाई का खर्चा, बुक्स का खर्चा, लाइब्रेरी का खर्चा, बेंच का खर्चा, टेबल का, चेयर का, डस्टर का, चौक का, प्रोजेक्टर का, कंप्यूटर लैब का, फिजिक्स लैब का, साइंस लैब का, यही तो सब कुछ तो सोचूंगा, है ना। वहीं अगर मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करूं, एक डेयरी के बारे में बात करूं, तो मैं उसके बारे में क्या सोचूंगा कि इनका दूध कहाँ से आ रहा है, दूध कहाँ से आ रहा है, तो इनके टोटल इनके पास ब्रॉयलर कितने, बॉयलर कितने हैं। अब ये दूध का पनीर जब बनाते हैं तो उस फैट की क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं कि टोन्ड मिल्क कहाँ जाता है और डुअल टोन्ड मिल्क कहाँ जाता है। ठीक है, पनीर की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, दही की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, इनका फिक्स कॉस्ट क्या है। दूध वालों का फिक्स कॉस्ट क्या होगा, दूध वालों का फिक्स कॉस्ट होगा दूध वालों की रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी, दूध की कॉस्ट होगी, उनके लेबर की कॉस्ट होगी, उनके सप्लायर्स की कॉस्ट होगी, उनके जो कोल्ड स्टोरेज है उनकी कॉस्ट होगी, उनके फ्रीजर्स की कॉस्ट होगी, रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट होगी, बिजली का कॉस्ट होगा। तो इस तरह से मुझे हर इंडस्ट्री के बारे में अलग अलग ही सोचना है। हर इंडस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट ऑपरेट करती है और इसमें आपको अपनी कॉमन सेंस इतने लेवल पे भगानी है सर, बिल्कुल इसमें आपको खुला छोड़ दिया गया है। यू आर ओपन टू वर्ल्ड। ये ओपन बुक पेपर नहीं दोस्तों, ओपन वर्ल्ड पेपर है, ओपन वर्ल्ड पेपर है। ये आपको सोचने की ऐसी आजादी दे रहा है कि आप जितना चाहें उतना इसको डीप में सोच सकते हैं। तो इसी तरह से फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स ऑन ऑडिटर्स जजमेंट एंड मे वेरी बेस्ड ऑन nature of engagement, nature of the business activity of the client, the status of the client, reporting format, relevant legislation and applicable to the client, records maintained by the client, internal controls in operation, quality of audit assistants engaged in particular assignment, and need to direct and supervise their work. Documentation can be paper based or electronic. Illustration, a new audit team member claimed audit documentation is not, हाँ यहाँ पे आ जाओ, आप illustration पे आ जाओ, ये मैंने लिख के रखी थी। ये आपको दोस्तों पेपर में ना ये कभी नहीं छोड़ने, मॉड्यूल के अंदर जो छोटे छोटे दिए होते हैं ना, ये कभी नहीं छोड़ने। अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि अ न्यू टीम मेंबर ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड वाज ऑफ द व्यू दैट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डज नॉट हेल्प इन प्लानिंग द ऑडिट ऑफ एनी कंपनी। अब यहाँ प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर ली, ये कह रहा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कोई हेल्प नहीं करती ऑडिट करने में, ये ऐसा कह रहा है ना। तो आपको पहली लाइन तो यही है कि भाई ये तो गलत कह रहा है। एक बात समझ में आई, आपको समझ में आ गया कि ये गलत कह रहा है। Next is explain whether audit documentation has any relation with regard to planning the audit of the company. तो अब सॉल्यूशन क्या, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स इन प्लानिंग द ऑडिट ऑफ द कंपनी।
दोस्तों ऑडिट के पेपर में इतने ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इतने ही सिंपल आंसर होते हैं, दिक्कत क्या आती है कि बच्चा सोच नहीं पाता, बच्चे को लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया। अरे बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बस सटीक पहुंचना है आपको, सही पहुंचना है आपको, बड़ा नहीं पहुंचना, बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकनी कि एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट इंटरनल ऑडिट इज एप्लीकेबल ऑन। क्वेश्चन पूछा है कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है कि नहीं, अब इसका आंसर दे रहा है बच्चा एज पर सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट इंटरनल ऑडिट इज एप्लीकेबल ऑन सच एंड सच कंपनी हैविंग सच एंड सच पेड अप कैपिटल टर्नओवर। अरे भाई वो पूछा ही नहीं, उसने पूछा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डज नॉट हेल्प इन प्लानिंग, इसका आंसर है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स इन प्लानिंग बस इतनी सी बात है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ दैट कंपनी इन अ मोर इफेक्टिव वे। इतनी सी बात, सही बात है, सही बात का ही वजन है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट फाइल, एक्सप्लेन रिलेशन विद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन and also state the types and contents of audit file that need for audit documentation. What do you mean by audit file, explain relation with audit documentation, also state the types and contents of audit file and need for audit documentation. दोस्तों कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के व्हाट इज डन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वेयर इट इज केप्ट, है ना। डॉक्यूमेंटेशन में मैंने क्या डॉक्यूमेंट किया कि भाई मैंने क्या क्या किया, कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर ऑडिट एस्टेब्लिश किया, उससे मेरा क्या क्या डाटा मैंने कलेक्ट किया। ऑडिट फाइल के अंदर उस ऑब्जर्वेशन का, जिस स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन का मुझे चाहिए, मैंने उसकी एक ऑडिट फाइल बना ली, उसकी मैंने एक ऑडिट फाइल बना ली। मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाई देता हूँ यार, आप भी क्या याद करोगे। सर ने इंटरनल ऑडिट दिखाया था, सर ने इंटरनल ऑडिट दिखाया था, इंटरनल ऑडिट दिखाया था सर ने, इंटरनल ऑडिट दिखाया था सर ने। लो सर, ये मेरे पास सारा डाटा था रिसीट्स का, ठीक है, ये मेरे पास सारा डाटा आया था रिसीट्स का। तो मैंने एक एक्सेल बनाई थी उनकी डेट ईयर वाइज, मैंने उनको एस्टेब्लिश किया था कि कौन से साल के अंदर क्या हुआ। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इनका ईयर वाइज ये निकाला था। तो ये 600 to 700 पेजेस की मेरी एक इसके अंदर वो थी। इसके बाद इसका मैंने एक ऑडिट फाइल बनाया। ऑडिट फाइल दोस्तों ये होता है, अब इसमें से जो सस्पेक्टेड है मैंने इनको स्कैन करके रख लिया कि सर ये जो इनकी आ रहे थे यहाँ से वाउचर्स, अब ये देखो इन्होंने यहाँ पे जो इनके वाउचर्स थे, एक जो इनकी स्कूल कॉपी थी इस पर वाइटनर लगे हुए थे और यहाँ पे साइन भी नहीं थे, जो इन्होंने कॉपी उनको दी साइन भी नहीं थे, और कुछ तो अनडेटेड थे, अनडेटेड थे कुछ तो, कुछों के ऊपर तो डेट ही नहीं लिखी हुई थी। ये मैं आपको डिटेल में एनालिसिस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपको इसमें डिटेल में लेके चलता हूँ। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे आएँ। What do you mean by audit file? Explain its relation with audit documentation. Audit file is one or more folders or other storage media, physical or electronic, containing the record that comprise the audit documentation for a specific audit engagement. Relation between audit file and audit documentation. Audit documentation refer to the record of audit procedures performed, audit evidence obtained, and conclusions reached by the auditor. An audit file is a systematic storage of this audit documentation. Is a systematic storage. Documentation मतलब what is done. Audit file where it is kept. Hence audit files are containers that hold the audit documentation. Types of audit file. Permanent audit file. परमानेंट ऑडिट फाइल के अंदर दोस्तों आपके सबसे जरूरी कागज, जिनको आप कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उस तरह के कागज आप परमानेंट ऑडिट फाइल में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी का जो एमओए है, कंपनी का जो एओए है, ये आपका बार बार चेंज नहीं होता, ये एक दो बार चेंज होगा, जैसे चेंज हुआ वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, ये इतनी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होता, इसके ऊपर जल्दी जल्दी फाइनेंस का कोई असर नहीं पड़ता। कोई कंपनी का कोर्ट केस चल रहा है, कोई कंपनी के कोर्ट केस के ऑर्डर आए हुए हैं, या कंपनी का किस तरह का एनओसी है, कंपनी के पास किसी तरह का लाइसेंस है, तो ये पड़े रहेंगे, ये हिलेंगे नहीं। लाइसेंस एक बार ले लिया वो अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगा, लाइसेंस ले लिया तो आपने लाइसेंस ले लिया। लेकिन आपके फाइनेंस फ्लक्चुएट करते हैं, आपकी बैलेंस शीट फ्लक्चुएट कर सकते हैं, आपके क्रेडिटर्स फ्लक्चुएट कर सकते हैं, आपके डेटर फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो आप जब ऑडिट फाइल बनाएंगे तो आप ऑडिट फाइल भी कई तरह की बना सकते हैं। एक परमानेंट ऑडिट फाइल के अंदर आप अपने वो वाले सारे एस्पेक्ट्स रखेंगे जो आपके हमेशा हमेशा स्टेबल रहने वाले, जो आपके फिक्स्ड एलिमेंट्स हैं वो आप अपने परमानेंट ऑडिट फाइल में रखेंगे, जो आपके वेरिएबल एलिमेंट्स हैं वो आप अपनी करंट ऑडिट फाइल के अंदर रखेंगे। तो यहीं पे दोस्तों इन्होंने यही यहाँ पे बात बता रखी है कि अपॉइंटमेंट लेटर, एनओसी, एमओए, एओए, पार्टनरशिप डीड, ट्रस्ट डीड, इन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल नोट्स, बैंकर लॉयर रजिस्ट्रेशन डिटेल, आईटी डाटा, सिक्योरिटी पॉलिसी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। फिर करंट ऑडिट फाइल के अंदर ट्रायल बैलेंस, ऑडिट प्रोग्राम, वाउचर, लेजर, ये सब आप इसके अंदर रखेंगे। यही बात दोस्तों हमारे मॉड्यूल के अंदर भी कही गई है, यही बात हमारे मॉड्यूल के अंदर भी कही गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज ऑडिट फाइल। एक इलस्ट्रेशन है, वाइल ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन कंपनी, अ टीम मेंबर ऑफ द ऑडिटर वाज ऑफ द व्यू दैट regard to audit of the company no relation exists between audit file and audit documentation। वो कह रहा है ऑडिट फाइल और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये गलत कह रहा है। ऑडिट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट एंड ऑडिट फाइल एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये दोस्तों हमने क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिया है ना। एक्सप्लेन इट्स रिलेशन विद, आप आंसर ये वाला लिख के आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये वाला पॉइंट भी देना है कि ऑडिट फाइल मे बी डिफाइंड एज वन और मोर फोल्डर ऑफ अदर स्टोरेज मीडिया
in physical or electronic form containing the record that comprise of audit documentation for a specific engagement. The auditor shall assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of assembling the final audit file on timely basis after the date of auditor's report. तो ये यही कह रहा है कि भाई ऑडिट फाइल और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का आपस में रिश्ता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यदि ये कि भाई आपने सामान सारा इकट्ठा किया लेकिन उस सामान के अंदर से जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी उसको निकाल के कहाँ रखा, दैट इज ऑडिट फाइल. ऑडिट फाइल भी कई तरह की होती है, परमानेंट ऑडिट फाइल, करंट ऑडिट फाइल. ये आपको यहाँ से बात समझ में आ गई. तो परमानेंट ऑडिट फाइल, कंटेंट्स ऑफ परमानेंट, हाँ ये रहा एनओसी फ्रॉम पार्टनरशिप डीड, ठीक है, ये सब हमने यहाँ से कर लिया. नीड ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, नीड ऑफ वर्किंग पेपर्स. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों हम आएंगे. नीड ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वर्किंग पेपर्स. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज एसेंशियल फॉर प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, सुपरविजन एंड रिव्यूइंग द ऑडिट. AAS 17 ये है, और ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 17 ये क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड होता है ऑडिटिंग के ऊपर. Then providing evidence of audit work done, clear documentation of test results, schedule conclusions, showing compliance with auditing standard. तो ये दोस्तों फ्लैट क्वेश्चन है, इसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. नीड फॉर ऑडिट डॉक्यूमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से एज इट इज लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा बहुत खतरनाक नहीं है. ऑडिट documentation ensures quality, transparency and accountability. Audit files act as systematic storage medium, both permanent and current, that helps the auditor preserve and present a true and fair audit trial. ठीक है जी. तो आप यहाँ से आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. ये रहा हमारा कि रिटेंशन ऑफ वर्किंग पेपर. द ऑडिटर शुड रिटेन द वर्किंग पेपर फॉर टाइम सफिशिएंट टू मीट, है ना, उसको सही समय तक को संभाल के रखे. ओनरशिप एंड कस्टडी ऑफ वर्किंग पेपर. वर्किंग पेपर आर प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर. जो वर्किंग पेपर होते हैं वो ऑडिटर की प्रॉपर्टी होते हैं. यहाँ पे आप एक छोटी सी चीज़ देखें दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. हमारी जो ये ऑडिट इंटेलिजेंस की बुक है इसमें आप आएंगे एक बार. हाँ, अगर आपसे कहा जाता है कि किसी का ना वर्किंग फॉर्मेट बनाओ. वर्किंग पेपर फॉर्मेट क्या होता है? मान लो मेरे को किसी कंपनी का कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का काम मिला. तो अब जब मैं उसकी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करूंगा, मैं एक रफ वर्क तो करूंगा ना, है ना. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है दोस्तों? हम क्या करेंगे, जो NCLT की पिटीशन बनाएंगे, CAA फॉर्म्स बनाएंगे, वो तो एक अलग चीज़ है. उन फॉर्म्स को बनाने के पहले मैं उसका कुछ एक बैकग्राउंड, एक कुछ अपना कैलकुलेशन तो करूंगा ना कि कंपनी की इतनी एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, इतनी एसेट्स इतनी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफर हो जाएंगी, इतनी इसकी स्वैप रेशियो बनेगी, इतने इसके शेयर होल्डर हैं, इतने शेयर होल्डर्स को इतने शेयर मिलेंगे. एक मैं छोटा सा रफ वर्क तो बनाऊंगा ना. उस रफ वर्क को हम कहते हैं वर्किंग पेपर्स. वर्किंग पेपर जो है वो ऑडिटर की एक प्रॉपर्टी होती है ऑडिटर की. वो ऑडिटर का, उसके ऊपर ऑडिटर का फुल राइट होता है. ठीक है. जब भी हम कोई भी काम करते हैं हम अपने वर्किंग पेपर जरूर बनाते हैं. जब भी हम रियल लाइफ में कोई सिनेरियो में फंसते, जैसे मैं फोरेंसिक ऑडिट के अंदर, एक मुझे फोरेंसिक ऑडिट की असाइनमेंट मिली थी, तो उसके अंदर हमने फोरेंसिक ऑडिट जब हम किया था तो उसका फ्रॉड का अमाउंट निकालने के लिए हमने बहुत सारी कैलकुलेशंस की थी. अब वो कैलकुलेशन हम किसी को समझा नहीं सकते क्योंकि हम प्रोफेशनल है, वो हमें ही पता है वो कैसे कैलकुलेट करनी है. तो उन कैलकुलेशंस को हम अपना वर्किंग पेपर बोलते हैं. तो इस तरह से दोस्तों इसका फॉर्मेट होता है इलस्ट्रेटिव वर्किंग फॉर्मेट. ये सिर्फ एजम्पशंस हैं, आप कुछ भी फिगर्स यहाँ पे ले सकते हैं. बस मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे दिया कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है पेपर में कि मेक अ वर्किंग पेपर फॉर दिस, आपको कुछ भी सिनेरियो दे देंगे तो आप इस फॉर्मेट में ड्राफ्टिंग करना. पेपर में फॉर्मेटिंग के बहुत मार्क्स होते हैं दोस्तों. बच्चा इस चीज़ को नहीं समझता, ठीक है. आपका आंसर तो करेक्ट है लेकिन आपकी फॉर्मेटिंग करेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है. तो आपको फॉर्मेट बड़ा ध्यान रखना है. अगर आपको क्वेश्चनेयर आ रहा है तो आपको जैसे मैंने फॉर्मेट इसमें बना रखे हैं, आपको उस तरह के फॉर्मेट में आंसर आप अच्छे से सजा के आंसर लिख के आएंगे तो आपके उसके आधे मार्क्स तो आपको प्रेजेंटेशन के ही मिल जाते हैं. तो प्रेजेंटेशन रियली मैटर्स, क्योंकि अब आप CS बनने वाले हैं और ऑलमोस्ट आप CS बन चुके हैं. अब अगर आप CS प्रोफेशनल लेवल के ऊपर हैं, आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट है या ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है, तो इंस्टीट्यूट एज्यूम करता है कि यू विल बी मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. तो इस तरह से पेपर चेक होते हैं कि बच्चा जो है फॉर्मेटिंग ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चा प्रेजेंटेबल है कि नहीं है, बच्चे को अपनी बात बतानी आ रही है कि नहीं आ रही है, समझानी आ रही है कि नहीं आ रही है. इस तरह से फाइनल लेवल पे चेकिंग होती है. तो ये आपको फॉर्मेट्स आपको ध्यान में रखने. इस तरह का आप फॉर्मेट कुछ बना लेंगे, डाटा आपका ये कुछ भी चेंज हो सकता है, बस फॉर्मेट आपको ये फॉलो करना है. ठीक है जी. इस तरह का आप वर्किंग पेपर का फॉर्मेट अपना बना सकते हैं. देन ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी वाज ऑफ द व्यू दैट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ कंपनी इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपनी. कमेंट ऑन कंटेंशन ऑफ डायरेक्टर रिगार्डिंग दैट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कंपनी. अब हम फोरेंसिक ऑडिट कर रहे थे तो हमसे भी कंपनी वाले ने पूछा कि सर आपने ये कैसे निकाला भाई फ्रॉड, हमको बताओ कैसे निकाला आपने फ्रॉड. तो हमने कहा भाई हम तुझे क्यों बताएंगे, व्हाट इज योर अथॉरिटी. जिस अथॉरिटी ने मुझे फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए भेजा मैं तो उसको बताऊंगा, तुझे क्यों बताऊंगा मैं.
तूने तो खुद गड़बड़ की, मैं तेरे को कैसे बता दूंगी मैंने किस तरह से इसका कैलकुलेशन करके निकाला। तुझे बताऊंगा तो तू अगली बार उसको ठीक कर लेगा, तुझे तो ट्रिक पता लग जाएगी अगली बार। फिर तुझे ट्रिक पता लग जाएगी तो फिर उस चीज को अवॉइड करके तू नया रूट निकालेगा फ्रॉड करने का। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वर्किंग पेपर इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। जब भी आप अपना किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, रियल लाइफ में भी जब आप किसी का ऑडिट करें या कुछ भी इस तरह का काम करें, तो जो भी आप कंक्लूजन पे पहुंचे आपको उसको सिर्फ फाइनल डिसीजन बताना है। वो डिसीजन रीच कैसे हुआ है, कैसे उसकी इंटरप्रिटेशन है, तब तक नहीं बताना जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो। तो यही इसके अंदर भी बताया गया है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ कंपनी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी, रादर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। नेक्स्ट इज जनरल गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग पेपर। अब वर्किंग पेपर को बनाने के लिए क्या कैसे होने चाहिए दोस्तों, जनरल गाइडलाइंस इसके अंदर लिखा हुआ है, ये तो कॉमन सेंस है। क्या होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, प्रॉपर लाइन होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए, लीगली लेजिबल होने चाहिए, लीगली साउंड होने चाहिए, इंटैक्ट होने चाहिए। यही होता है ना, यही दोस्तों इसके अंदर लिखा हुआ है। ऑडिट के पेपर में खुला चलो दोस्तों, बिल्कुल ओपन चलना है आपको, ठीक है। जो भी आपका माइंड इमेजिन कर सकता है आपको वो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो यही इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग पेपर, क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, क्लियर होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, विदाउट ओरल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, है ना, शुड बी एबल टू डिटरमाइन द पर्पज होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, है ना, उसके अंदर स्कोप डिफाइन होना चाहिए, पर्टिनेंस ओनली रेलेवेंट एंड नेसेसरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कोप। अब मेरे को फोरेंसिक ऑडिट मिला है किसी चीज का, मेरे को फोरेंसिक ऑडिट मिला है उसका फाइनेंशियल फ्रॉड निकालने का, लेकिन मैं उसका निकाल के आ रहा हूँ टेक्निकल फ्रॉड। भी आपके तो कंप्यूटर ही खराब है जी, फ्रॉड तो छोड़ो, आपके तो कंप्यूटर ही खराब है, तो दिस इज इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। फिर मैं कह रहा हूँ भी ऐसा है जी, आपके तो कंपनी में फ्रॉड होना ही था, आपके तो डायरेक्टर के 3 अफेयर चल रहे हैं, आपके तो डायरेक्टर के 3 अफेयर, भाई इसका रेलेवेंस क्या है, फ्रॉड से क्या रेलेवेंस है, मुझे किसी की पर्सनल लाइफ से क्या है ना। तो इस तरह से आपका इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए, इररेलेवेंट कंसेंसस नहीं होना चाहिए, आपका बहुत रेलेवेंसी के साथ कंसेंसस होना चाहिए, तभी वो एक प्रोफेशनल ओपिनियन लगता है, प्रोफेशनली ड्राफ्टेड ओपिनियन लगता है। दोस्तों एज्यूम करो एक डॉक्टर है, उसने ना 5 गोलियां डिसाइड कर रखी कि भाई ये कुछ भी प्रॉब्लम हो 5 गोली चिपकाऊंगा मैं, ये गोली पेट दर्द मारेगी, ये गोली सर दर्द मारेगी, ये गोली जुकाम मारेगी, ये गोली बुखार मारेगी, एक स्टीरॉइड, कुछ भी दिक्कत हो अपने आप सेट हो जाएगी कुछ भी दिक्कत हो अपने आप सेट हो जाएगी। लेकिन एक दूसरा डॉक्टर है, वो उसका अच्छे से डायग्नोज करता है, अच्छे से उसका टेस्ट करता है, जो उसकी प्रॉब्लम है उसको उसी चीज़ की दवाई देता है। तो आप खुद बताएंगे कौन सा पेशेंट जो है उसको साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होंगे और कौन से पेशेंट का इलाज होगा। तो हमें जब भी प्रोफेशनल बनना है हमको सही इलाज करना है, हमको साइड इफेक्ट्स कॉज नहीं करने, हमको कभी भी साइड इफेक्ट्स देके नहीं आने कि भाई मैं तो ऐसा करता हूँ, मैंने तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना रखे, भाई ऐसा है, अभी ठीक है 5 गोली मेरे पास स्टैंडर्ड है, कुछ भी होगा ये ठीक ही हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी होगा। हम तो यही ओपिनियन दे के आते हैं कि बैलेंस शीट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू कुछ भी हो जाए सर, हम तो एक ओपिनियन हमने बना रखा है, हमारे पास तो फॉर्मेट सेट है कि दिस बैलेंस शीट इज कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। हम तो बस ये ओपिनियन देगा, हम नहीं चेक करते अकाउंट में, गोदाम में क्या, हम नहीं चेक, हमें क्या ऐसा, हमें क्या करना चेक करके गोदाम में, ऐसे आपको नहीं करना, आपको सही इलाज करना है, आपको सही इलाज करना है। अगर ट्रू एंड फेयर नहीं है तो आपको लिखना है कि दिस इज नॉट ट्रू एंड फेयर, दिस इज नॉट ट्रू एंड फेयर, दिस इज ट्रू एंड फेयर सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ सच एंड सच प्रोसीजर। इस तरह से आपको कुछ करके आना है, बट आपको कभी भी मतलब हवा में तीर नहीं छोड़ना है। ऑडिट में कभी भी हवा में तीर नहीं छोड़े जाते, निशाने पे तीर मारे जाते हैं। देन लॉजिकल अरेंजमेंट, वर्किंग पेपर शुड बी फाइल्ड इन अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल ऑर्डर, लेजिबल एंड नीटनेस, लेजिबल होने चाहिए, टाइडी होने चाहिए, स्लोपी राइटिंग होनी चाहिए, क्राउडिंग और इंटरलिनिएशन नहीं होना चाहिए, सेफ्टी एंश्योर्स फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी, रिट्रीवेबिलिटी ऑफ वर्किंग पेपर्स, ठीक है, इनिशियल एंड डेट, वहाँ पे आपका नाम होना चाहिए, डेट होना चाहिए, समरी ऑफ कंक्लूजन, इंक्लूड ब्रीफ समरी ऑफ द वर्क डन, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ वीकनेस एंड एक्सेप्शंस डिस्कवर्ड, कंक्लूजन, प्रॉपरली प्रिपेयर्ड वर्किंग पेपर्स, एंश्योर क्लैरिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड सर्व एज स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द ऑडिट कंक्लूजन। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑडिट एविडेंस के बारे में बात करेंगे कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है। आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट दिल खोल के अपना लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारे स्टडी मटेरियल परचेज करने हैं तो इफ़ फॉर परचेजिंग द स्टडी मटेरियल यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर आपको क्या क्या मिलता है दोस्तों, पहले तो आपको 3 बुक्स मिलेंगी हार्ड कॉपी फॉर्मेट में, इंटरनल ऑडिट कंसेप्ट बुक एंड फॉरेंसिक ऑडिट की हैंड बुक जिसके अंदर रेडी टू राइट आंसर फॉर्मेट्स हैं, देन ऑडिट इंटेलिजेंस की बुक है,
ये 3 हार्ड कॉपी बुक्स मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको सॉफ्ट कॉपी के अंदर प्रोफेशनल बुक्स मिलेंगी, एसए 230, कंपेंडियम ऑन इंटरनल ऑडिट, जितनी भी मैक्सिमम रेफरेंस बुक्स हमारे इंटरनल ऑडिट के पेपर के अंदर दी गई हैं वो सारी आपको सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट के अंदर मिल जाएंगी। ये पूरा बंडल आप अवेल कर सकते हैं फॉर रुपीज़ 5000 ओनली। तो ये आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, डिसीजन के रिगार्डिंग, और भी किसी तरह का कुछ भी डाउट है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर टाइम स्टैम्प के साथ वो डाउट पूछ दें। उससे वीडियो का कमेंट बॉक्स में डाउट पूछने का फायदा होता है दोस्तों, अगर आपके किसी और दोस्त को भी वो डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स से, अगर उसका भी सेम ही डाउट है तो वो वहीं से क्लियर हो जाता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ रहती है। तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप वो डाउट मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और लेक्चर इसके यूट्यूब पे रहेंगे, पूरे बैच के लेक्चर्स यूट्यूब पे रहेंगे। स्टडी मटेरियल अवेल करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स, एंड इफ यू हैव टेकन इंटरनल ऑडिट एंड फोरेंसिक ऑडिट सब्जेक्ट फॉर योर प्रोफेशनल एग्जाम, सो डोंट वरी, फोकस लेक्सिकॉन इज हेयर फॉर यू। और हम इसका पूरा का पूरा बैच आपका लेंगे और आपको इंटरनल ऑडिटर और फोरेंसिक ऑडिटर हम बना के ही दम लेंगे। वी आर ऑन अ मिशन कि मतलब देखो दोस्तों, सीधी बात है, जो पुराने कंपनी सेक्रेटरीज थे उनका अब जो दौर है वो उनका बीत गया, उनका जो समय था वो बीत चुका है, वो अपनी अपनी जगह पे सब स्टेबल है। अब जो समय है दैट इज़ फॉर मॉडर्न कंपनी सेक्रेटरीज। मॉडर्न कंपनी सेक्रेटरी शुड बी स्पेशलाइज्ड कंपनी सेक्रेटरीज। हमें अपना स्कोप खुद डिफाइन करना है, हमें अपना स्कोप खुद डिफाइन करना है। तो इसी मिशन के साथ दोस्तों, मैं इसी टीचिंग के लिए, मैं इसी मिशन के साथ मैंने ये चैनल स्टार्ट किया कि सुपर स्पेशलाइज्ड नॉलेज फॉर कंपनी सेक्रेटरीज। हमें स्पेशलाइजेशन बिल्ड करनी है, हमें जेनरिक काम से ऊपर उठ के अपने प्रोफेशन की एक रिस्पेक्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। हम विद इन 10 ईयर्स अपने प्रोफेशन को, जो रिस्पेक्ट हमारा प्रोफेशन डिजर्व करता है, हम इसको ये रिस्पेक्ट दिलाएंगे। और ये तभी होगा जब हमारे पास स्पेशलाइज नॉलेज होगी। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसका एक ही रास्ता है कि स्पेशलाइज नॉलेज लो, स्पेशलाइज नॉलेज के ऊपर वर्क करो, उसको इंप्लीमेंट करो, और तभी अथॉरिटी बिल्ड होती है दोस्तों। जेनरिक काम करने से ये काम होने वाला नहीं है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑडिट एविडेंस की नेक्स्ट वीडियो से हम ऑडिट एविडेंस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके अंदर मैं आपको इंटरनल ऑडिट, कैसे इंटरनल ऑडिट किया था, आपको एक्चुअल में मैं आपको इंटरनल ऑडिट, रियल केस आपको मैं उसमें दिखाऊंगा कि कैसे मैंने इंटरनल ऑडिट उसका किया था और ऑडिट एविडेंस कैसे गैदर किए थे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।